बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं महविश शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा और आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ बांट रहे होंगे। हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि दिन का जो आगाज़ है वो एक पॉजिटिव थाट के साथ करना चाहिए और जब आप पॉजिटिव रहेंगे आपका पूरा दिन जो है वो खुशगवार गुजरेगा। जी, हम भी बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं आज के टॉपिक्स के हवाले से। आज के टॉपिक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद के मौसम के हवाले से, फिर हम देखेंगे कि फैसलाबाद शहर जो कि पंजाब का दूसरा और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, स्पोर्ट्स की कौन कौन सी सरगर्मियाँ चल रही हैं। PSL की टीम जो है उसमें फैसलाबाद की टीम का ऑडिशन के हवाले से खबरें गर्दिश करते हुए हमें दिखाई दे रही हैं। ये टीम कब कन्फर्म होगी, क्या मौजूदा सूरत हाल है, इस पर भी जी बात करेंगे। और इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर जो कि हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट और अहम इदारा है, मुस्तहिकीन को उनके राइट्स फुलफ़िल कराने के लिए जो माली मसाइल हैं सोशल वेलफेयर के वो कहाँ तक पहुँचे हैं, किस तरह से मामलात को लिया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स शामिल किए जा रहे हैं, इस पर भी जी बात करेंगे। और बल्दियात जो है वो पंजाब का हमेशा से एक मसला रहा है। फैसलाबाद के हवाले से बात करें, बल्दियाती इदारे ना होने की वजह से फैसलाबाद में बेशुमार मसाइल हैं जो कि सर उठाने लगे हैं, जैसे सेवरेज के मसाइल हैं, पार्क्स जो हैं वो ज़बहाली का शिकार है। तो ऐसे में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं ये कब इनका हमें इंतखाबात की जो गर्दिश है खबरें करते हुए दिखाई दे रही हैं कि कब ये इंतखाबात हो रहे हैं, इस पर भी जी बात करेंगे। आपकी सालगिरह हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सालगिरह वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। सब्जियों के भाव से लेकर सोने की कीमत तक तमाम सेगमेंट जो है वो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का वेदर कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का वेदर जो है वो सुबह के औकात में हमें काफ़ी ठंडा महसूस होता है, रात के औकात में भी कुछ सिचुएशन होती है। टेम्परेचर के हवाले से देख लेते हैं जी। आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 22 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 7 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें, 194 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स फैसलाबाद में रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हम एक ऐसी फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं जो कि ज़हर आलूद है। और ऐसे में मैं सोचती हूँ कि हमें एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, लेकिन हम एहतियाती तदाबीरों को उस तरह से फ़ॉलो नहीं कर रहे। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो मौसम की जो सूरत हाल है, मौसम की जो शिद्दत है वो आपकी सेहत को बड़ा मुतासिर कर सकती है। तो एहतियात कीजिए, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और स्मोक के दिनों में जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो इसमें इस तरह से सिचुएशन होती है कि इंसान को आँख, गले या कानों की बीमारियाँ भी लगने का मसला या ख़दशात होते हैं, जिसमें माहिरीन ये कहते हैं कि एहतियात करेंगे तो आप मौसम के असरात से बच सकते हैं। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। फैसलाबाद के हवाले से मैं हमेशा से कहती हूँ कि फैसलाबाद के जो लोग हैं वो स्पोर्ट्स से बड़ा लगाव रखते हैं। वो चाहते हैं कि इस शहर में भी बड़े बड़े टूर्नामेंट हों, इस शहर के जो स्पोर्ट्स के मसाइल हैं, प्लेयर्स के मसाइल हैं वो हल होना जो है इस पर काम किया जाए, इक़दाम किए जाए, इनिशिएटिव लिया जाए। मौजूदा सूरत हाल क्या है, PSL की टीम्स के हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर के मसाइल के हवाले से भी आज हम डिस्कशन करेंगे। और इन दोनों टॉपिक्स पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के स्पोर्ट्स रिपोर्टर अरसलान दुरानी ने। आए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरसलान आप? ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और अरसलान दुरानी के साथ ही हमें ज्वाइन किया है मरियम रज़ा ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अरसलान, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, हमेशा से कहते हैं कि स्पोर्ट्स के हवाले से फैसलाबाद में टैलेंट की भी कमी नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है वो अरसा दराज से मैं देखती हूँ कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आप हमारे स्टेडियम्स की सूरत हाल देख लें, वो चाहे हॉकी स्टेडियम है, वो इकबाल स्टेडियम है या दीगर जितने भी मसाइल हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी नज़र में कौन कौन से मसाइल हैं जो कि आप सोच रहे हैं कि अगर ये मसाइल हल हो जाएँ तो हमारा जो शहर है वो भी बाकी शहरों के मुकाबले में आ जाएगा? बहुत शुक्रिया महविश। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देख लें कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ थी क्या और क्या अब उनमें कोई फ़र्क पड़ा है। देखें, अब मसाइल तो वही जो चलते आ रहे हैं, वही मसाइल, कोई नया इशू हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन उन मसाइल का हल अभी तक नहीं हुआ। जैसे हम अगर देखें हॉकी स्टेडियम का मसला, मेरे ख्याल से ये पिछले कोई 15 साल से चला आ रहा है। 15 साल तक उसका टिनोर था, ट्रफ जो है वो उतरा है, अभी तक ट्रफ जो है वो लगाया नहीं गया। उसके ऑल्टरनेट एक और मिनी हॉकी स्टेडियम बना दिया गया, लेकिन वो जो मेन हॉकी स्टेडियम उस पर काम नहीं हुआ।
फिर इकबाल स्टेडियम है 1970 इसके दौर का ये बना हुआ है, थोड़ी थोड़ी इसकी अपग्रेडेशन हुई, बट स्टिल वो वही पुरानी लुक दे रहा है 1969 की, 1973 की, जो कि चेंज होने की ज़रूरत है, जिस पर काम होने की ज़रूरत है। बाकी जो खिलाड़ियों को मसाइल है वो तो एक लंबी फहरिस्त है। अब देखें नेशनल गेम्स हो रही हैं और 6 दिसंबर से नेशनल गेम्स का बकाया तौर पे आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन यहाँ तक अभी तक कई टीमें हैं जिन्होंने पंजाब की टीम के कैंप यहाँ पर लगे हुए हैं, जिस तरह ताइक्वांडो की टीम का कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, हैंडबॉल टीम का कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, इसके अलावा थ्रो बॉल का भी कैंप यहाँ पर लगा। जो पंजाब की थ्रो बॉल की टीम है वो सारी की सारी फैसलाबाद से है। अब मसला ये है कि वो थ्रो बॉल की टीम के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो यहाँ से ट्रैवल करके कराची जा सके और वहाँ पर उन्होंने जो 2-3 दिन रहना है उनके लिए उनके पास फंड्स मौजूद नहीं है। अब ना ही तो उसमें कोई कमिश्नर ऑफिस की जानिब से उनको कोई फैसिलिटेट किया गया है, ना ही डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिस की जानिब से किया गया है, और ना ही कोई जो स्पॉन्सर हैं उनको वो मिल रहे हैं। तो दे आर स्टिल वेटिंग कि कोई आए और उनकी ये फरियाद सुने और उनको मौका मिले आगे जाने का। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये 35वीं नेशनल गेम्स है जो कि 2 साल बाद कंडक्ट होती है। 2023 में हुई थी, अभी फिर मई में होनी थी और वो फिर डिले हुई और अब जाके दिसंबर में होने जा रही हैं। तो फैसलाबाद का एक नुमाया किरदार रहता है। अगर हॉकी की टीम है तो उसमें से तकरीबन 5 से 6 खिलाड़ी ऐसे जो कि फैसलाबाद से हैं। इसी तरह फिर अगर कबड्डी की जो टीम हिस्सा लेगी उसमें भी मैक्सिमम फैसलाबाद के लड़के हैं। अब ताइक्वांडो की टीम में जो 22 का कैंप है उसमें से 10 लड़के फैसलाबाद से हैं, इस रीजन से है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है फैसलाबाद की। बट ऑन द अदर हैंड जब हम मसाइल की बात करते हैं, फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, तो वो वहीं के वहीं हैं। फैसिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं देखने को मिला, वही सहूलियात है जो आज से 3, 4, 5, 7 साल पहले थी। कोई अपग्रेडेशन नहीं की। हाँ, एक पॉजिटिव साइन ये है कि हमें कुछ तरक्की जो है वो देखने को मिल रही है, और वो है क्रिकेट में। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम PCB की जानिब से स्कूल क्रिकेट को शुरू किया गया, पूरे पाकिस्तान में शुरू किया गया। यस, और उसके चलते अभी पहले इंटर स्कूल चैम्पियनशिप करवाई गई और उसमें अंडर 19 के बच्चे थे, अंडर 15 के बच्चे थे, और अभी उसको थोड़ा सा वनडे का रुख दिया गया है और सुपर 8 मरहला शुरू किया गया। कैसा रहा इवेंट? तो इट जस्ट स्टार्टेड यस्टरडे और पहले 2 मैचेस कल हुए हैं इंटर स्कूल के। 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, 35 मैचेस हैं, PCB करवा रहा है। और इसमें जो खुशाइन बात यह है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और ख़ुसूसी तौर पे जो कमिश्नर ऑफिस है वो इसमें फुली सपोर्ट कर रहा है बच्चों को। और 8 के करीब स्कूल्स हैं जो कि इसमें खेल रहे हैं। ये वो स्कूल्स हैं जिन्होंने इससे पहले इंटर स्कूल चैम्पियनशिप खेली और वहाँ से टॉप रहे और सुपर 8 में आए हैं। अब ये जो सुपर 8 है, यहाँ से जो टीमें जो 2 टीमें फाइनलिस्ट और जो रनर अप रहेगी वो टीम फिर आगे जाएगी, और वो फिर जो PCB की जानिब से लाहौर में करवाया जाएगा ऑल पाकिस्तान इंटर स्कूल चैम्पियनशिप, उसमें खेलेगी। तो ये इस लेवल से हम आज से कुछ अर्सा पहले मिसाल देते होते थे कि श्रीलंकन जो स्कूल क्रिकेट है वो दिस इज़ फार बेटर दैन द अदर कंट्रीज़, लेकिन अब हम भी उसी तरतीब पे चल पड़े हैं क्योंकि बहुत अरसे से पाकिस्तान में स्कूल क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही बिल्कुल इसी तरह से। और हम देख रहे थे कि स्पोर्ट्स की तरफ जो स्कूल्स का ट्रेंड है वो भी कम होता हुआ दिखाई देता था, जिसकी वजह से बेशुमार सोशल इवल्स थी जो कि एक्टिव हो रही थी हमारे यंगस्टर्स में। ऐसे ही में स्पोर्ट्स को तरजीहात में शामिल किया जा रहा है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मरियम, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो आप क्या देखती हैं कि फैसलाबाद के स्पोर्ट्स के मसाइल क्या क्या हैं? बहुत शुक्रिया महविश। देखें, सबसे अहम बात जो दुरानी साहब अभी कर भी रहे थे कि हमारे स्कूल्स के अंदर क्रिकेट जो है वो बिल्कुल नहीं होती थी, और क्रिकेट के मसाइल ऑब्वियसली जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो ऊपर अफसरान बैठे होते हैं, उनकी जानिब से कहीं ना कहीं कमियां कोताहियां होती हैं जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उन तक पहुंचती हैं और उनके मसाइल बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर अगर वही मसाइल शुरू से ही हल करने शुरू कर दिए जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके स्कूल कॉलेजेस के अंदर मैचेस शुरू हो जाएं, वहाँ से ही आपके जो खिलाड़ी हैं वो अच्छे तैयार होकर हमारे मैदानों में आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो क्रिकेट है और हमारे दीगर खेल, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं क्योंकि क्रिकेट ही वो खेल नहीं है जिसको खेला जा सकता है, बल्कि और भी बहुत सी ऐसी गेम्स हैं और उनको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। अगर वो सारी गेम्स हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम खेलना शुरू कर दें, उनके अंदर कंपटीशन करवाना शुरू कर दें, एक तो वो हेल्दी रहेगा, और सेकंडली ये कि हमारे पाकिस्तान के तमाम गेम्स के लिए हमें न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पंजाब भर से, पाकिस्तान भर से अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो मिलेंगे। हम सिर्फ चंद एक के ऊपर नहीं रहेंगे कि जिनको हम कहें कि सिर्फ यही अच्छा खेलते हैं,
बल्कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी भी हमें मिलेंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए है। हाँ, हम कई बार अपनी इंतज़ामिया की गलतियाँ निकालते हैं, हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियाँ निकालते हैं कि उनकी जानिब से ये नहीं किया गया, ये वो नहीं हुआ, या वट जो भी हमारी एक लिस्ट होती है उसको हम तैयार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने ही खिलाड़ियों को उनके ऊपर मेहनत होना शुरू हो जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो मसाइल जो हैं वो कम होने लगते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, मिनिमम सी है यहाँ पर, बहुत कम है। फैसलाबाद के अंदर अरसलान ने जिस तरह से बताया कि हमारे यहाँ खिलाड़ी बहुत हैं, हर गेम्स के अंदर इस वक्त हमारे फैसलाबाद के रीजन से खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि उनके पास फंड्स मौजूद नहीं हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं हैं कि वो बेहतर तरीके से खेल सकें या अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये हमारे फैसलाबाद में ही नहीं बल्कि और भी शहरों के ये मसाइल हैं कि खेलों के ऊपर हम उस तरह से जोर नहीं देते। हमारे पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ आप कह लें कि इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। खेल पंजाब के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसमें मुख्तलिफ गेम्स जो हैं वो भी करवाई गई, लेकिन क्या वो सिर्फ एक हद तक ही होनी चाहिए? क्या वो सिर्फ 1 माह 2 वीक या 15 दिन तक के लिए होनी चाहिए? नहीं, इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तो इतना हेल्दी कंपटीशन है कि जब आप आपस में इंटर स्कूल्स ही कंपटीशन करवाना शुरू कर दें तो एक तो आपका एक हेल्दी कंपटीशन होता है, और आपके जो बच्चे जो इस वक्त सिर्फ फ़ोन्स के अंदर रह गए हैं, जिनको पता है कि फ़ोन के अंदर लूडो खेलनी है। हमने अपना बचपन लूडो अपनी खेली हुई फिज़िकली सबने बैठ के और उसको एंजॉय किया हुआ है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एज़ कम्पेयर टू कि आप उसमें उसको फ़ोन में खेल लें और आप उसको एंजॉय करें। तो फ़ोन से बेहतर है कि आप अपने पार्क्स में आएँ, अपने ग्राउंड्स में आएँ, यहाँ पर आके खेलें, ताकि आप हेल्दी भी रह सकें और हमारे पंजाब हुकूमत इस तरफ गौर करे कि नौजवान सिर्फ फ़ोन के ना होके रह जाएं बल्कि अपने पार्क और ग्राउंडों की तरफ भी देखते हैं कि सेहत के मसाइल कितने बढ़ रहे हैं, हम फिजिकली कितना अनफिट है, मेंटली तौर पे भी हमारे में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है ना, जिसकी अक्सर हम लोग बात कहते हैं कि हार से भी जीतना चाहिए, जीतने से भी हमें सीखना चाहिए। तो ये जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है ना, ये हमारी ज़िंदगी में मिनिमम हो गई हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट यही जाता है कि हम लोग जो हैं बहुत मिनिमम हो गए अपनी एक्टिविटीज़ में, सरगर्मी में। हुकूमत किस तरह से स्पोर्ट्स के हवाले से प्रमोट करने के हवाले से इक़दाम करिए, इस पर फर्दर बात करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद में कौन कौन से स्पोर्ट्स के मसाइल मौजूद हैं जिन्हें कि हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फैसलाबाद के मुतालबात के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का हमेशा से मुतालबा था कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हमने फैसलाबाद में देखी, और इसके साथ साथ एक और बड़ा और अहम मुतालबा है फैसलाबाद का, वो ये कि PSL में फैसलाबाद की टीम भी होनी चाहिए। और इस पर ख़बरें तो हमें गर्दिश करती हुई दिखाई देती हैं। अरसलान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैंने बड़े सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं, आपकी भी बड़ी वीडियोस इस पे बनी हुई हैं कि फैसलाबाद में को जो है ना वो PSL में शामिल किया जा रहा है, तो क्या इसमें कंफर्मेशन है, क्या मौजूदा सूरत हाल है? देखें, ये कंफर्मेशन हम इस तरह से इसको वैलिड कह सकते हैं क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है बॉडी लैंग्वेज से, आपके अल्फाज से पता चल जाता है। तो जो सलमान नसीर हैं, CEO पाकिस्तान सुपर लीग, उनकी एक पॉडकास्ट थी सबसे पहले जहाँ से ये हमें आइडिया हुआ कि हाँ ऐसा अब होने जा रहा है। ये 2 टीम्स का तो बहुत पहले हमें पता था क्योंकि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 साल तक। PSL में जो 6ठी टीम आई थी मुल्तान सुल्तान, वो 2018 में आई थी, और 2015 में पहली मरतबा इनका टीम्स का ऑक्शन हुआ, और उसके बाद फिर ड्राफ्ट में पहला हुआ, 2016 में पहला ऑडिशन हुआ। तो 2025 तक ये तो हमें पता था कि 10 ऑडिशन तक कोई नई टीम नहीं आनी। अब ये तो पता था कि 2 नई टीमें आनी है, बट ये नहीं पता था कि कौन सी होनी है। बट जब उनसे सवाल पूछा गया, सलमान नसीर थे, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसमें वो ये कह रहा था कि जी हाँ फैसलाबाद शामिल होगी। अब उसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, कोई अगर टीम के नाम दिए जाते हैं, अब वैसे तो 6 नाम दिए गए, फैसलाबाद है, मुजफ्फराबाद है, हैदराबाद है, इसके अलावा गिलगित की टीम है, रावलपिंडी की टीम है, सियालकोट की टीम है। सियालकोट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बाय द वे। तो इतने नाम दिए गए हैं, लेकिन हमने देखना है कि थोड़ा सा इसको पाकिस्तान सुपर लीग में हमने रहने देना है, क्योंकि हमने अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान जो कि ऑलरेडी जनूबी पंजाब से है, फिर लाहौर जो कलंदर्स है वो भी पंजाब से है, तो थोड़ी सी डाइवर्सिटी नहीं बन रही। तो अगर सिंध से एक और टीम आ जाएगी कराची के साथ, हैदराबाद भी, तो इट विल मेक अ गुड सीन। तो ऑन द अदर हैंड जो अब तक की इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक ये है, क्योंकि अभी 16 दिसंबर तक उन्होंने टाइम दिया था, जो डॉक्यूमेंटेशन है जिन लोगों ने टीम्स के लिए देंगे, कुछ 6 नाम है।
अब जिसने हाई बिड लगानी है ना, हाई बिड लगानी है, उसने ही वो टीम को ख़रीदना है। ऑक्शन होना है बाकायदा तौर पर, और 6 जनवरी नेक्स्ट मंथ 6 जनवरी को ऑक्शन होना है, उसमें फ़ाइनल हो जाएगा कौन सी टीम आ रही है। बट अभी तक के जो सोर्सेस के मुताबिक यही है कि फैसलाबाद के चांसेस है कि कोई उस पर हाई बिड लगाए। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहात है। अगर कोई टीम होती है तो उसके पैरामीटर्स कुछ तयन किया जाता है। जो नई टीम्स आती है, मुल्तान सुल्तान जो लास्ट ईयर सबसे महंगी टीम थी और इट वेंट फॉर $6.3 मिलियन। तो इसी तरह से कराची जो लाहौर कलंदर्स है वो थ्रू आउट उसका जो रेवेन्यू देखें उसमें प्लेयर डेवलपमेंट का भी शामिल है। तो जो वैल्यूएशन रिपोर्ट आई थी इस दफ़ा, उसमें ये देखा गया कि वो ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट रही है प्लेयर डेवलपमेंट में भी और रेवेन्यू जनरेशन में भी ओवरऑल। तो कराची किंग्स पहले एडिशन में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली टीम थी। तो ये तो बात है, ये चीज़ें तो देखेंगे। अब वो रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, उसमें स्पॉन्सरशिप है, उसमें ये है कि फ़ैन बेस कितनी है टीम की। और एक ये चीज़ तो भी मैं भी फैसलाबाद की जो फ़ैन बेस है वो बेहतरीन है। अब हमने यहाँ पर मैचेस करा के देख ही लिया कि वो क्या सीन था। अब फिर PSL के 8 के करीब मैचेस भी यहाँ पर होने, तो इसलिए जिस वेन्यू को मैचेस मिल रहे हैं उस वेन्यू की टीम भी हो सकती है। तो इसलिए अब चांसेस हैं फैसलाबाद के ऑक्शन में टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगी और जल्दी बिक जाएगी। फैसलाबाद दूसरी टीम में थोड़ा सा दूसरी टीम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लोगों को, क्योंकि सियालकोट को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि सियालकोट में डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका बड़ा एक नाम रहा। अभी भी कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है तो सियालकोट खेल रहा है। दूसरी जानिब हैदराबाद का भी है, क्योंकि हैदराबाद में भी PS पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस करवाने पर गौर किया जा रहा है। डोमेस्टिक के मैचेस पहले कराए जाएंगे। हैदराबाद को भी इंटरनेशनली वेन्यू डिक्लेयर करने की कोशिश की जाए कि हमारे साथ हमसाया मुल्क भारत है, उनके पास 51 के करीब इंटरनेशनल वेन्यूज़ हैं। अभी जो लास्ट मैच हो उनके छत्तीसगढ़ के ज़िले में हुआ है, एक छोटे से वेन्यू पर हुआ है, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, जो कि साउथ अफ्रीका ने बाय द वे जीता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो अपने इंटरनेशनल मैचेस को छोटे छोटे इलाकों में लेकर जा रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जनाब पंजाब में चंडीगढ़ है या फिर मुंबई में जो उनका मेन क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर हो रहा है, या फिर दिल्ली में मैचेस हो रहे हैं। 3-4 वेन्यूज़ नहीं उनके पास 51 के करीब ऐसे वेन्यूज़ है जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। तो हमें भी चाहिए, हम भी अपने वेन्यूज़ में इजाफा करें। तो हमारे पास 6ठा वेन्यू फैसलाबाद तो आ चुका है। अगर इस तरह हैदराबाद भी वेन्यू के तौर पर आ जाता है तो PSL के मैचेस वहाँ भी होते हैं, तो हैदराबाद की टीम भी आ जाती है, तो मज़ा आएगा। फैसलाबाद में होने के इम्कान नज़र आ रहे हैं। 100% है। वाह, दैट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि फैसलाबाद का हमेशा से ये मुतालबा रहा है। क्रिकेट लवर हम बहुत ज़्यादा हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट जो है वो हमेशा से होती हुई दिखाई दे। मरियम, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? PSL के हवाले से कहा तो ये जा रहा है कि फैसलाबाद की टीम शामिल हो, आप कितने एक्साइटेड हैं? अच्छा, मुझे पर्सनली मैचेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग कह देते हैं कि हमें बड़ा शौक है ये वो, लेकिन ऑन द अदर हैंड, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, ऑन द अदर हैंड प्रॉब्लम ये है कि आप चीज़ को ज़रूर इंजॉय करें। अगर फैसलाबाद की कोई अपॉर्चुनिटी है और फैसलाबाद को मिल रही है तो मेरा ख्याल है हम खुश हैं। इसलिए बहुत खुश हैं कि फैसलाबाद में जब भी कोई मैचेस आते हैं, इंटरनेशनल मैच हो या नेशनली हो, उनको एंजॉय करना चाहिए। और फैसलाबाद को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। फैसलाबादी हैं भी क्रिकेट लवर, और कोई भी मैच हो, बेशक छोटा से छोटा हो, या इस वक्त आई थिंक वुमेन मैच भी चल रहा है, तो उसको भी लोग एंजॉय जो है वो कर रहे हैं, वहाँ जाके देख रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, अभी यहाँ पर ना जब मैचेस हो रहे, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे थे, तो क्विंटन डिकॉक से पूछा गया, जो कि साउथ अफ्रीकन सलामी बल्लेबाज है और बहुत फेमस बल्लेबाज है, कि आपको यहाँ पर फैसलाबाद में क्या अच्छा लगा? तो उसने कहा दे लव क्रिकेट। बिल्कुल, मतलब उसको भी आइडिया हो गया कि यहाँ पर किस तरह का फैसलाबाद की क्राउड ने कितना अच्छा रिस्पांस किया। तो मेरा ख्याल है कि हमारे फैसलाबाद को अगर मिलता है तो इसका बड़ा अच्छा चांस होगा। और देखिए, फैसलाबाद के अंदर कोई भी ऐसी सस्ती तफरी मौजूद नहीं है कि आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकें। चंद एक मुकामात के अलावा वहाँ पे भी अगर आपने जाना है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि फैसलाबाद को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले और हेल्दी मैचेस देखने का मौका मिले। हार जीत तो चलती रहती है, फैसलाबाद की टीम आती है, हार भी जाएगी, तो इस बात की खुशी ज़रूर होगी कि एटलीस्ट हमने मरियम ने पहले से सोच लिया है कि हार जाएगी। नहीं, मैं पहले बता, यही हमारा होता है कि भाई अब गई है जीत के आएगी, नहीं बल्कि हेल्दी कंपटीशन नाम ही इसका है कि अगर आप उस लाइन के अंदर लग चुके हैं, हार के भी वापस आए तो कोई बात नहीं, फैसलाबाद का तो नाम जो है वो गया है, तो
तो ये बड़ा ज़रूरी था फैसलाबाद के लिए, और मेरे ख्याल से कमिंग डेज़ में सब फैसलाबादी इस बात की उम्मीद रख रहे हैं कि PSL के ना सिर्फ मैचेस इधर खेले जाएंगे बल्कि हमारी टीम भी यहाँ से ही जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह, और जीतेगी भी वैसे फैसलाबाद। अपनी ऑडियंस से ये तो पूछे नाम क्या होना चाहिए फैसलाबाद की? हाँ, ये बड़ा ऑब्जेक्शन है या इस पे बड़े सवालात आ रहे हैं कि नाम क्या डिसाइड किया जाएगा, तो इस हवाले से कोई नाम सामने आए? देखिए हम अगर देखें ना, डोमेस्टिक में फैसलाबाद की जब टीम होती थी तो उसका नाम था फैसलाबाद वुल्व्स के नाम से था, तो मेरे ख्याल से उसको ही लेकर आएंगे, बट देयर आर अदर नेम्स एज वेल। फैसलाबाद मारखोर्स भी हो सकती है। हाँ, मारखोर्स बड़ा अच्छा नाम लग रहा है। क्योंकि अगर हैदराबाद की टीम आई तो हैदराबाद टाइगर्स जिस तरह कुछ कर देंगे या कुछ और रख देंगे, तो फैसलाबाद मारखोर्स, फैसलाबाद वुल्व्स, इस तरह के नाम जा सकते हैं। अच्छा, वैसे अरसान, इस हवाले से आपकी तो जाहिर सी बात है शायकीन क्रिकेट से बात हुई होगी फैसलाबाद, वो क्या कह रहे हैं? वो तो फिर लंबी लिस्ट है, हर कोई अपना नाम दे। कोई फैसलाबाद फैल्कन्स कह रहा है, कोई फैसलाबाद जुगतबाज, किस तरह के अजीब किस्म के नाम आ रहे हैं। बट हाँ, मेरे ख्याल से फैसलाबाद की टीम आती है तो उसका नाम फैसलाबाद वुल्व्स ही रहना चाहिए, क्योंकि वो पुराना नाम है। फैसलाबाद की टीम थी डोमेस्टिक में इस नाम से। तो बाकी जो बिड लगाएगा, जो ऑक्शन में ख़रीदेगा टीम को, ये तो उसका है कि वो क्या नाम रखता है या क्या सजेशंस उसको मिलती हैं या उस पर वो काम करता है। PCB मैनेजमेंट और ख़ुसूसी तौर पर जो PSL की मैनेजमेंट है, उसने फिर एट दैट फैसला करना है कि क्या नाम हो सकता है। बिल्कुल, हम तो ये ऑप्शन दे सकते हैं कि ये नाम हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से बस इतना है कि फैसलाबाद के लोग जो हैं वो क्रिकेट से बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। ग्राउंड में एक इवेंट, अगर हम छोटे से इवेंट के हवाले से भी बात कर लेंगे ना, कि फैसलाबाद में फॉर एग्जांपल ये इवेंट होने जा रहा है, हम देखेंगे कि लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, इतने ज़्यादा बिल्कुल पूरा प्लानिंग करेंगे कि इस इवेंट को इस तरह से अटेंड करना है। जैसे अब इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के हवाले से, ये तो ऐसे मोमेंट्स जो हमने अपनी आंखों से देखे हुए थे। आप देखें कि लोगों का इतना रश होता था उस टाइम पे। ये कल का एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुना देती हूँ कि कल फैसलाबाद के अंदर आई थिंक जो मैचेस हो रहे हैं बोड़ावाली ग्राउंड के अंदर, तो बागे जना से मेरा गुजर हुआ और वहाँ मैंने देखा कि जो हमारी बाउंड्री थी बागे जना की और बोड़ावाली ग्राउंड की वो सेम है। तो एक बुज़ुर्ग थे, आई थिंक वो 60+ होंगे, और वो बाकायदा हालांकि मैच था, कोई बहुत क्राउड नहीं था, लोग देखने ज़रूर आए हुए थे, तो वो बाबा जी जो थे वो हमारे बागे जना की उस बाउंड्री के ऊपर खड़ के उन्होंने पकड़ा हुआ था उसको, और वो मैच एंजॉय कर रहे थे। मतलब अकेले कर रहे थे बट वो कर रहे थे। तो इट्स द थिंग कि हम फैसलाबादियों को देखना और उस चीज़ को एंजॉय करना बहुत अच्छे से आता है। वो आप कहीं पे भी करें, तो ये छोटी एग्जांपल थी। तो अगर हमें PSL के मैचेस मिलेंगे तो फैसलाबादियों की एक्साइटमेंट और उनका जिस तरह से वो अपनी एक्साइटमेंट को शो करते हैं, वो बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल इसी तरह से सोच के अभी जिस तरह से बातें हो रही हैं, आप देखें कि कमेंट्स इतने ज़्यादा, एक वीडियो बन गई है ना कि फैसलाबाद को PSL की टीम मिलने वाली है। अरसलान इस बात के खुद आई विटनेस होंगे कि लोगों के एक कमेंट्स के बड़े तवातुर से कमेंट्स करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और होना भी चाहिए। देखें, बनती भी है टीम फैसलाबाद की, क्योंकि ये वो खित्ता है पंजाब का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में है। अब अगर कहें, मतलब लाहौर की टीम आ गई, वेल एंड गुड। अब ये फैसलाबाद की टीम कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगी? फैसलाबाद की टीम सरगोदा ज़िला को रिप्रेजेंट करेगी, चिन्योट, झंग, टोबा, टेक सिंह, जो इर्द गिर्द के जितने भी अज़ला हैं उनको रिप्रेजेंट करेगी। जैसे अब मुल्तान की टीम है तो वो सिर्फ मुल्तान की टीम नहीं थी, उसमें बहावलपुर भी था, उसमें जो मियाँ वाली है या फिर इधर के इलाके जो मुजफ्फरगढ़ है या जनूबी पंजाब के दीगर इलाके हैं, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन थी। फैसलाबाद भी फिर अकेला फैसलाबाद नहीं होगा, फैसलाबाद डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन से जो मुल्हिका अज़ला है वो भी इसमें आएंगे। तो वो सारे के लोग जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड है, और जो यहाँ के करीबी लोग हैं या ये कह लें कि फैसलाबाद के जो लोग हैं वो तो एक्साइटेड हैं ही, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तानी जो हैं वो सारे एक्साइटेड हैं कि PSL में एक न्यू एडिशन होने जा रहा है। और PCB को ज़रूर क्रेडिट जाता है कि PCB ने इस दफ़ा बहुत कुछ नया प्लान किया है। अब एक PSL रोड शो होने जा रहा है लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में, मेरे ख्याल से 7 दिसंबर को, आज से कल होगा, तो फिर तो वहाँ पर भी 2 नई टीम्स के बारे में पूछा जाएगा कौन सी होनी चाहिए। तो आपको पता है कि बैरून मुल्क भी फैसलाबादी बरतानिया भी अच्छे खासे रहते हैं, तो मैं वो नीचे कमेंट्स में देख रहा होता हूँ अक्सर वीडियोस में कि वो जो बाहर रहने वाले, इंग्लैंड में रहने वाले, वो भी कह रहे थे फैसलाबाद को ले आओ, फैसलाबाद को ले आओ। तो पीपल आर वेरी एक्साइटेड, और आई थिंक अगर फैसलाबाद की टीम आती है और ये एडिशन होता है तो
ये बहुत एक्साइटिंग होने जा रहा है। और इससे ये भी होगा क्योंकि अगर आप 11 की टीम बना रहे हैं तो आपने एक इमर्जिंग और एक अंडर 19 से खिलाना और वो इमर्जिंग और अंडर 19 का अगर फैसलाबाद से होगा तो कितना अच्छा होगा। टैलेंट भी सामने आ सकता है और फैसलाबाद तो हमेशा से क्रिकेट से मोहब्बत करता है जी। इवेंट्स को सही तौर पे सेलिब्रेट करने के हवाले से स्टेडियम की रेनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इस पर भी बात करेंगे वक्त है जी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के मसाइल के हवाले से। अरसलान, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि PSL के मैचेस जो हैं वो फैसलाबाद में होने जा रहे हैं। इस हवाले से अभी खबरें गर्दिश करती हुई दिखाई देती हैं। दूसरे जो जैसे हमने इंटरनेशनल मैचेस देखे, ग्राउंड चकाचक भरा हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमें ये लगता है कि स्टेडियम को थोड़ा सा रेनोवेट करने की ज़रूरत है और वक्त रहते इस पर इकदाम होने चाहिए। मौजूदा सिचुएशन क्या देख रहे हैं स्टेडियम को रेनोवेशन के हवाले से? वैसे आपने ये सवाल करके तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों की तर्जुमानी की है इस तरह से, क्योंकि वो भी यही पूछ रहे हैं कि यार ये स्टेडियम क्यूट सा स्टेडियम है, ठीक है, हमने यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस करवा दिए, बट ऑन अ सीरियस नोट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर रेनोवेशन की जाए, इसकी जो कैपेसिटी उसको बढ़ाया जाए। सिर्फ 17,000 के करीब की कैपेसिटी है, तो इट शुड बी 30,000 एटलीस्ट। तो उसके लिए अभी कुछ मेरी बात हो रही थी इकबाल स्टेडियम इंतज़ामिया से, तो वो ये कह रहे थे कि कुछ केबल्स हैं जो कि बना रहे हैं, तकरीबन 18 से 1900 के करीब जो कैपेसिटी है, वो जो जवेद मियां दाद इंक्लूजर है जिसको हम गेट नंबर 2 पर कहेंगे, और 8 नंबर गेट पे जो फजल महमूद इंक्लूजर है, ये 2 इंक्लूजर जहाँ पर कुछ काम होना है, बट दिस इज़ नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि जिस तरह का क्राउड है, जिस तरह का वेन्यू ये है, इट शुड बी अपग्रेडेड और अच्छे तरीके से किया जाए। जहाँ पर है वहीं पर इसको कोई उखाड़ के नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपग्रेडेशन हो जाए, सेकंड टियर्स हो जाएं। ऑलरेडी वहाँ पर पिलर्स बने हुए हैं, आपने सिर्फ टियर्स ही ऊपर बनाने हैं। तो ऑल्दो कि थोड़ा ओल्ड लुक जाएगा, बट ये है कि एक अच्छा वेन्यू आपके पास बन के आ जाएगा। 17 इयर्स हो गए हम देख रहे हैं कि इस स्टेडियम पे उस तरह से काम नहीं हुआ जो कि ये डिज़र्व करता था। अब भी ये ज़रूरत है कि अब हम सिर्फ आज नहीं कल नहीं करते करते बल्कि आज ही इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। एक सबसे बड़ी वजह है, और वो वजह ये है कि ये स्टेडियम PCB का नहीं है। PCB इसको लुक आफ्टर नहीं करता, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो करती है। एक स्टेडियम के मेम्बरान की कमेटी बनी हुई है जो कि इसकी फलाह बहबूद या इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है इस पर लगता है। वैसे वो फ़र्द वाहिद ही कर रहा है सारा कुछ, बाकी तो बस नाम के मेंबर्स हैं। और इवन कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो कि फैसलाबाद से थे और पाकिस्तान खेले हैं, जिनमें आसिफ अली और सईद अजमल भी शामिल हैं, वो भी उस कमेटी का हिस्सा हैं। बट उनसे सजेशंस लेने की ज़रूरत थी, बट उनको लूप में नहीं लिया जाता। ये एक अलग डिबेट है, बट ये है कि इसको सेकंड टियर्स किया जाए, इसके ड्रेसिंग रूम्स और पवेलियन एंड पर अच्छा खासा काम करने की ज़रूरत है। फिर ये है कि फार एंड पर भी जो मीडिया बॉक्स है या फिर जो वहाँ का जो कमेंट्री बॉक्स है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है। ऊपर मतलब इंडियन मीडिया जो है ना वो इन चीज़ों को बड़ा देख रहा होता है। अब वहाँ पर एक स्पोर्ट्स का सोशल मीडिया का चैनल था, वो बड़ा फन क्रिएट कर रहा था, पीछे तंबू पड़े हुए हैं, वो एक हिट लगाता है कोई साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी, तो वो बॉल उस साइड पे जाता है, तो वो एक फ़ोटो काफ़ी वायरल रहा था। तो सफाई सुथराई की भी ज़रूरत बहरहाल रहती है। इंटरनेशनल मैचेस थे, ऑल्दो कि हमारे पास काफ़ी टाइम था, लेकिन हमने उस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं किए। अनसर्टन था या जो भी था, बट PCB ने इसको मेक श्योर किया, मैचेस यहाँ पर करवाए, एक एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा क्रेडिट है। तीनों मैचेस में हाउसफुल रहा। तो फैसलाबादियों ने तो ये साबित कर दिया कि हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर मज़ीद मैचेस हों। लेकिन अब ये फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो स्टेडियम के वारिस हैं, उनका ये अब फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट करवाएं। एक ये भी ऑप्शन था कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट नया स्टेडियम फैसलाबाद में बनाया जाए। FDA में जगह मेरे ख्याल से थी, वहाँ पर कोशिश की गई, बट वो भी फार्मूला कामयाब नहीं हुआ। उसके पीछे भी यही वजूहात है कि यहाँ से वहाँ करना एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल, इस पे ही तारीखी भी है और थोड़ा सा वो इकॉनमी भी काफ़ी सारे लोगों की इससे वाबस्ता है और वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह कुछ हो। बट ऑन द अदर हैंड अगर ये हो, जैसी कोई अपग्रेड कर दें, बेहतर कर दें, इसी फॉर्मेट में कर दें, आप नई दुकानें बना लें, आपका ज़्यादा इशू है, नई दुकानें बना लें, आप पैसे लगाएंगे, ये स्टेडियम आपको पैसे वापसी देगा। बिल्कुल इसी ये तो श्योर है, क्योंकि आपने 3 मैचेस में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। और
ये नहीं है कि पीसीबी सारे पैसे लपेट के जहाँ से चलता बना है, इनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा मिला है। इनको जो अंदर स्टॉल्स लगाए गए थे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने लगवाए हैं, वो कोई पीसीबी ने नहीं लगवाए थे। तो और भी बहुत सारे स्पॉन्सरशिप से भी इनको पैसा मिला है। तो अब कर दें थोड़ी सी अपग्रेडेशन, जितना कमाया थोड़ा सा लगा भी देंगे तो कोई उसमें और लगाने की ज़रूरत है। अब ये कोई ऑप्शन नहीं रह गया, या ये ज़रूरत है, कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। 17,000 कम कैपेसिटी है, स्टेडियम बहुत अच्छा है, वेन्यू बहुत अच्छा है, और सबसे इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहाँ से होटल बहुत करीब है, जहाँ से क्रिकेटर्स आते हैं 5 मिनट भी नहीं लगते, क्योंकि तब तो ट्रैफिक वैसे भी दूसरी जो है बंद होती है, तो गालिबन 2-2.5 मिनट में टीमें पहुंच जाती है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। तो हर लिहाज से ये स्टेडियम जो है ये इंटरनेशनल मज़ीद मैचेस की मेज़बानी कर सकता है। वैसे आपको मैं एक नवीद ये भी सुना दूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर करना है इन द नेक्स्ट ईयर, तो उसमें से शायद 1 से 2 T20 भी फैसलाबाद को मिले बिफोर PSL। तो PSL के मैच तो मिलने हैं, लेकिन उससे पहले ये है। तो अब ये वेन्यू बिल्कुल क्लियर हो चुका है और इसको डिक्लेयर कर दिया गया वेन्यू एज एन इंटरनेशनल वेन्यू। तो इन फ्यूचर वी हैव वाचिंग मैनी मैचेस देयर। तो एक बात वो फिर अगेन मैं वही कहूँगा कि बनता इनका यही है कि आप इसकी खुदा के लिए कुछ रेनोवेशन कर दें। एक प्लान मुझे जो बताया गया वो ये है कि पेविलियन एंड पे जो छत है उस पर 2 अलग अलग केबिन बनाए जाएंगे, और उनमें जो प्लेयर्स की फैमिलीज़ हैं या फिर जो VVIP हैं उनको स्टेडियम के बाहर से लिफ्ट बनाई जाएगी, जहाँ से वो डायरेक्ट इंटर हो पाएंगे फ्रॉम बैक एड पेविलियन एंड के। अगर इस तरह होता है तो कुछ प्लान तो बहुत शानदार लग रहा है, बट उसमें जो मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जो छत को सपोर्ट देने के लिए हम पिलर लगाएंगे तो वो ड्रेसिंग रूम के बिल्कुल सामने होगा, तो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आएंगे उनका तो व्यू डिस्टर्ब होगा ना। तो कुछ मसाइल है, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन अभी ये रेनोवेशन पेपर्स में है, प्लान में है, देखें कब तक स्टार्ट होती है। बट रेनोवेशन इकबाल स्टेडियम की होनी है, और इस पर जो पेपर वर्क वो किया जा रहा है कि एस्टिमेट कितना हम इस पर खर्च आ सकता है और कितने टाइम पीरियड में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि PSL से पहले या जो वो इंटरनेशनल मैच की मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया टू और पाकिस्तान का कोई एक मैच शायद मिले। हाँ, ये चांसेस हैं, तो चांसेस पहले भी थे, मैंने बताया कि चांसेस हैं, फिर वो चांसेस कंप्लीट हुए, तो ये चांसेस भी हैं, तो देखें क्या होता है। बट उससे पहले उन्होंने रेनोवेशन कंप्लीट कर लिया। हमें यकीन आ गया है, ठीक है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से था कि फैसलाबाद को 2025 में इंटरनेशनल मैचेस मिलेंगे, तो उसके बाद हमें यकीन आ गया कि अब जो चांसेस के हवाले से बात की जाती है वो चांसेस वाकई कंफर्म हो सकते हैं। कंफर्म हो सकते हैं। हुआ ये था कि मई में बांग्लादेश ने 2 T20 खेलने थे, शेड्यूल आ गया, सब कुछ हो गया, तैयारियाँ हो गई, बट वो कुछ ऐसा हुआ, वो पाक भारत जो कशीदगी चली थी 11 मई वाला वाक़या, पाकिस्तान ने जंग में भारत को तिगनी का नाच नचाया, तो उसके बाद बांग्लादेश ने टूर जो विड्रा करना चाहा, PCB के चेयरमैन ने वो किस करा के टूर पाकिस्तान में करवाया, लाहौर में मैचेस शिफ्ट हुए। लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि भाई आपने झूठ बोला है, मैचेस नहीं हुए, आपने गलत खबर दी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आपने कैसे कह दिया कि मैचेस दिए। जब मैंने फिर दोबारा ये बात करना शुरू की कि साउथ अफ्रीका ने अक्टूबर में नवंबर में आना है, तो लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। नीचे कमेंट्स में भी मुझे आते थे, यहाँ पर भी जब मैं खबर ये पेक करता था, स्टेडियम की रेनोवेशन का कुछ दिखाता था अपने चैनल पे 41 पे, तो मुझे लोग यही कहते थे नहीं ये कुछ गलत कह रहा है, ये अपने पास से खबरें मनगढ़ंत खबरें दे रहा है। इवन मुझसे पूछा जाता था कि यार ये तुम किस सोर्स की बुनियाद पर कह रहे हो। मैं एट द एंड कमिटेड रहा कि होने हैं तो मतलब होने हैं। मुझे ये बिलीव था कि इतना बड़ा वेन्यू PCB नहीं जाने दे सकता, तो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, मैचेस हुए यहाँ पे, और वो अब कंफर्मेशन अब भी अगर मैं कह रहा हूँ तो आप सोच लें कि कुछ होने लगा है। चलें जी, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर PSL की जो मैचेस हैं वो भी होंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो विजिट आ रहा है क्रिकेट टीम का, यहाँ पर कुछ मैचेस फैसलाबाद में मिले। वही इकबाल स्टेडियम के हवाले से हम बात कर रहे थे, आपने भी कई दफ़ा इकबाल स्टेडियम का विजिट किया होगा, कभी स्कूल्स के इवेंट्स कवर करने के हवाले से, कभी कोई ना कोई क्रिकेट मैचेस के हवाले से। तो आप वहाँ पर क्या चीज़ नोटिस करती हैं कि एक फ़र्स्ट तासुर जाता है, एक इम्प्रेशन जाता है, वो स्टेडियम का आप किस तरह से देखती हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले महविश, हमने जब पहले तो बिफोर इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर सिर्फ स्कूल्स के इवेंट्स हुआ करते थे, और यूँ महसूस होता था, और इसकी इमेज भी ये बन चुकी थी कि सिर्फ स्कूल्स अपने जो गालाज वगैरह हैं या स्पोर्ट्स गाला वो यहाँ पर करेंगे, वो बच्चे आके अपना परफॉर्मेंस पेश करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। सिर्फ इस हद तक इकबाल स्टेडियम की इमेज जो है वो रह चुकी थी कि यहाँ पर कुछ चंद इवेंट्स होते थे, स्कूल इसको लेते थे और उसके बाद वो करके चले जाते थे।
तो तब भी यही सोचा जाता था, क्योंकि जैसे आप एंटर होते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा ग्राउंड नज़र आता है, और उसके बाद इस बात की फीलिंग आती है कि यहाँ पर अगर क्राउड और हमारी पाकिस्तानी टीम या दीगर इंटरनेशनल टीम्स खेलेंगी तो क्या सूरत हाल यहाँ पे होगी। लेकिन वो तब था जब यहाँ पर सिर्फ स्कूल्स के इवेंट्स वगैरह होते थे। अब वही बात आ जाती है कि इंटरनेशनल मैचेस अगर हमें करवाने हैं, या हम जो करवा चुके हैं, जिनको होस्ट हम कर चुके हैं, अभी हमें मज़ीद अपने इकबाल स्टेडियम पे काम करने की ज़रूरत है। आप देखें कि यहाँ पर 2 से 3 ऐसे गेट्स हैं जहाँ पर सिर्फ उन्होंने वो ज़मीन ही आप कह लें कि सीमेंट से वो बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके आपके जो शायकीन हैं वो बैठेंगे और उसके बाद मैच देख के आ जाएंगे। तो वहीं पर अगर बेहतर तरीके से सीट्स लग जाएँ, आपके लिए सिटिंग एरिया अच्छा बन जाए, तो मेरा ख्याल है कि शायकीन वहाँ पे जाके सिर्फ बैठेंगे नहीं, बल्कि वहाँ पे कंफर्टेबल होकर अपने मैच को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इनके ऊपर अगर काम होगा तो मेरा ख्याल है कि फैसलाबादी जो मैच को सिर्फ देखने नहीं जाएंगे, एंजॉय भी करेंगे, और वहाँ पे जो अगर वो उसका 200 300 या वट एवर जितनी भी पे करते हैं, वो उनका पूरा उनको वापस जो है वो मिलेगा। उनको फील होगा कि हमने जितना पे किया उसका हमें फ़ायदा कोई हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इकबाल स्टेडियम को मैचेस दें, ज़रूर आएँ, लेकिन उसके ऊपर काम ज़रूर हो कि हम सिर्फ उसको इस हद तक बातों की हद तक ना छोड़ दें, और कमेटियों की हद तक या कागजात की हद तक ना छोड़ दें कि ठीक है कागजात ये हैं, बना के अब रखें। चीज़ें ना मरियम पेपर वर्क से बहुत आगे करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना चाहिए, ताकि जो स्टेडियम है जिसमें शायकीन क्रिकेट बड़े पुरजोश तरीके से आते हैं, वो जब वहाँ पर आएँ तो उन्हें मिसाइल नज़र ना आए, बल्कि वसाइल जो है ये स्टेडियम फुल ऑफ एनर्जी हो और तमाम चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे मौजूद हो। वक्त है जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 बढ़ाते जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सराफा मार्केट में गोल्ड की कीमत आज किस तरह से चल रही है। सोना जो है आज हमें थोड़ा सा सस्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के रेट्स कुछ इस तरह से है। 1 तोला की कीमत देख लेते हैं। आज की जो 1 तोला की कीमत है सराफा मार्केट में वो कुछ इस तरह से है, 4,50,700 रुपये में 1 तोला गोल्ड जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से 10 ग्राम की कीमत के हवाले से देख लेते हैं जी। 10 ग्राम की कीमत कुछ इस तरह से चल रही है सराफा मार्केट में, 3,86,409 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगेन कीमत जो है वो एक इंसान की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। एलीट क्लास जो है वो तो गोल्ड फ़रोख्त जो है ख़रीद सकती है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, और कुछ अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार है। मजमूई तौर पे गोल्ड की कीमत को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, और कुछ कन्फ्यूजन आने वाले दौर में एक्सपेक्ट ये करें कि शायद सोना जो है वो सस्ता होता हुआ दिखाई दे। करेंसी के रेट देख लेते हैं जी। करेंसी के आज के कुछ रेट इस तरह से है। सबसे पहले यूरो की कीमत देखते हैं। यूरो की जो बाइंग पार आज के हवाले से बात की जाए तो 326.5 में बाय किया जा रहा है, और 329.5 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल की कीमत कुछ इस तरह से है, 74.95 में बाय किया जा रहा है, और 75.5 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम की कीमत देख लें, 76.65 में बाय किया जा रहा है, और 77.4 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत आज 1 रुपया कम हमें नज़र आ रही है, 371.5 में बाय किया जा रहा है, और 375 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत मुस्तकिम है, 281.45 में बाय किया जा रहा है, और 283.5 में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेंसी के रेट जो है वो मजमूई तौर पे स्टेबल हैं। गोल्ड की कीमत आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट ये की जा रही है, या उम्मीदें ये वाबस्ता हैं कि शायद सस्ती हो जाए। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या बनता है। ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से, और अब बात करते हैं सोशल वेलफेयर के हवाले से। सोशल वेलफेयर बहुत अहम इदारा है, चाहे फैसलाबाद के हवाले से बात करें या पंजाब के हवाले से। क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स हुकूमत की जानिब से लेकर आए जा रहे हैं मुस्तहिक अफराद के लिए, मरीम इस पर मैं आपसे इंसाइट्स लेना चाह रही हूँ। अगर सोशल वेलफेयर के हवाले से बात करें, हमने देखा कि बहुत सारे वसाइल की भी कमी थी, मसाइल भी मौजूद थे। मौजूदा सिचुएशन क्या है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं? मैं वैसे इसमें सबसे पहले तो धीरानी प्रोग्राम था, उसकी तीसरा फेज़ था और वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। उसकी शादियां जो थी वो नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जानी थी, लेकिन उसको डिले करके दोबारा से दिसंबर में जो है वो कर दिया गया है कि थर्ड फेज़ की जो शादियां हैं वो दिसंबर में की जाएंगी। फ़िलहाल के लिए शहर फैसलाबाद के अंदर जो माजूर अफराद हैं उनके लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है कि हमारे यहाँ जो फ़िट टू वर्क माजूर अफराद हैं, जो काम कर सकते हैं, बेशक वो कंप्यूटर पर बैठ कर सकें या कोई पेपर वर्क कर सकें, वो पढ़े लिखे हैं और वो अपनी तालीम को ज़ाया भी नहीं करना चाहते और अपने उस हुनर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम पंजाब हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया है
कि जो हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उनके अंदर 3% कोटा जो है वो रखा जाए। ये पहले भी मौजूद था लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा था। जो हमारे माजूर अफराद थे, आप कह लें कि उनको कभी कहीं रख दिया जाता था, कभी कहीं फेंक दिया जाता था। इवन के सोशल वेलफेयर में भी जो काम करने वाले माजूर अफराद हैं, जो किसी तरह से भी फिज़िकली तौर पर आप कह लें कि वो डिसेबल हैं, उनको वहाँ पे रखा ज़रूर जा रहा था, लेकिन वो आप कह लें कि डेली वेजेस पे थे। बिल्कुल और कुछ अरसे के लिए किसी एक इदारे में होते थे तो उनको भी दोबारा ट्रांसफ़र करके किसी और में भेज दिया जाता था, कहीं परमानेंट वो नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब ये शुरू कर दिया गया है कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, 3% कोटा हमारे माजूर अफराद के लिए रखा जाएगा, ताकि वो वहाँ से एक तो उनके पास इनकम जनरेट होती रहे और वो फिट टू वर्क जो है वहाँ पर काम कर सकें। एक तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दूसरा ये है कि फैसलाबाद में जो हमारे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर आप कह लें कि उनके लिए व्हील चेयर्स, जिनके पास ख़ास तौर पे क्योंकि व्हील चेयर्स होती हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि प्रॉपर एक रूट बनाया जाए कि वो वहाँ से गुजर सकें। ट्रैक बनाया जाए बिल्डिंग्स के बाहर। स्पेशली हमने देखा है कि बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे सिर्फ स्टेयर्स होती हैं। अगर एक हमारे माजूर अफराद इस वक्त व्हील चेयर के ऊपर हैं तो उनको उठाने के लिए 2 से 3 बंदे चाहिए, वो फिर जाएंगे और एक जिम्मेदारी बन जाती है। लोग हमारे माशरे में इस चीज़ को अपने लिए बहुत एक मुश्किल चीज़ समझ लेते हैं कि किसी की मदद भी करनी है तो वो उनके लिए एक मुश्किल है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने ट्रैक बनाने का कहा गया है कि हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारों में ट्रैक बनाया जाए, ताकि एटलीस्ट वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ से जा भी सकें और वहाँ से बाहर भी आ सकें। उसी तरह से स्पेशल अफराद के लिए हर बिल्डिंग के अंदर वॉशरूम जो है वो भी बनाया जाएगा और उसके अलावा उनको पार्किंग का एरिया जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे लोग हैं जो 4 बाइक यूज़ करते हैं, 4 व्हीलर बाइक होती है या 3 व्हीलर बाइक होती है, जिसको वो इस्तेमाल करते हैं और वो उसको लेके वहाँ से अपना ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए अलग जगह बनाई जाए ताकि वो बेहतर तरीके से ट्रैवल कर सकें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करवाया जा रहा है। फ़िलहाल कह दिया गया है कि इसके ऊपर काम किया जाएगा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 39+ अभी तक नोटिस जो हैं हमारे प्राइवेट इदारों को दिए गए हैं कि आप काम शुरू करें। अगर तो वो 1 महीने के अंदर अंदर नहीं करेंगे तो फिर उनको फ़ाइन वगैरह जो है वो किया जाएगा, ताकि वो जल्द से जल्द इस बात को कंप्लीट करवा सके। देखिए, लोग हमारे माशरे का बहुत अहम हिस्सा हैं, ये मौजूद होते हैं और इनको निगलेक्ट करना हमारी गलती है। हम अगर इनको साथ लेके चलेंगे तो ये हमारे लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इनके ऊपर काम करना और हमारी हुकूमतों का इसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस पर काम करें, उनके बारे में सोचें। लेकिन फिर दुरुस्त है। अब देखा होगा कि आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ विजिट की होंगी, कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिसमें बाकायदा रैम्प बने होंगे मजदूर अफराद के लिए, नहीं तो मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ या डिपार्टमेंट्स में इस तरह से बनाते हैं। आप देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आप मॉल्स में चले जाएं, क्या हमारे जो इस वक्त माजूर अफराद हैं जो इस वक्त व्हील चेयर पे हैं, क्या वो शॉपिंग करने के लिए नहीं जा सकते? अगर उनको अपनी दिलजोई करनी है तो वो घर से नहीं निकल सकते। अगर वो किसी मॉल में जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे कोई रैम्प मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि एटलीस्ट उनको उस कमी का एहसास ही ना हो सके जो उनमें मौजूद है। अल्लाह पाक ने अगर आप में एक कमी रखी होती है तो उसके मुतबादल आपको वो दिया होता है। और आप देखें, कभी इस तरह के जो लोग होते हैं, आप इनके पास बैठे तो वो हमसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं, क्योंकि उनकी कोई एक पावर उनके पास नहीं होती तो दूसरी पावर उनकी बहुत ज़्यादा, उनकी हिस्स जो है वो सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरह के लोगों से हमें उनको फ़ायदा देना भी चाहिए और उनसे फ़ायदा लेना भी चाहिए कि एटलीस्ट उनको उस कमी का एहसास ना हो सके जो अल्लाह पाक ने उनको दी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी सोसाइटी में हमें बड़ी एक पॉजिटिव अप्रोच अपनानी चाहिए टुवर्ड्स पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़। मैं अरसलान आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि माजूर अफराद हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, उनके लिए अगर बिल्डिंग्स के हवाले से हमने बात की है तो उनके लिए कोई रैम्प मौजूद नहीं है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, डिपार्टमेंट्स में। तो आप कौन कौन से मसाइल देखते हैं जब हम मजदूर अफराद के हवाले से अगर देखें? देखिए, ये बहुत अहम टॉपिक है और इस पर मेरे ख़्याल से आप जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि ये वो मसला है कि हर चौथे से तीसरे घर में ये कोई ना कोई इस तरह का जो डिसेबल पर्सन है वो होता है। तो हमें इन लोगों को ख़ास तवज्जो और ख़ास सहूलियात देने की ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सिर्फ हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं। अब पंजाब हुकूमत को देख लें कि उनकी प्रायोरिटीज़ ये है कि फ़लाँ को जुर्माना कर दो, फ़लाँ को ढा दो, फ़लाँ को मार दो। ये पता नहीं अजीब किस्म की सिचुएशन है। लेकिन जहाँ पर ये पर्टिकुलर टॉपिक आता है जो कि एक इतनी अच्छी खासी तादाद है, और इनमें सिर्फ ये नहीं कि जो फिज़िकली डिसेबल है, इसके अलावा बाकी भी डिसेबिलिटीज़ हैं, किसी को हेयरिंग है, किसी को आँखों की इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उनकी दहलीज़ पर उनको सहूलत मिलनी चाहिए।
आप स्पेशल पर्सन को कहते हैं, बट व्हाट एक्चुअली स्पेशल पर्सन डज, वो क्या करता है, वो व्हील चेयर लेने के लिए 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल के आपके ऑफिस के धक्के खाता है अपने वालिदैन के साथ, वो एक डिवाइस के लिए 50 किलोमीटर सफ़र करके हॉस्पिटल जाता है। मतलब खुदा का खौफ कर लो, आप उनको फैसिलिटेट करो ना। आपने आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आपने जी क्या किया जी, वो गाड़ियाँ भेज दी है मोबाइल की, अंगूठे लगवा लो जाके उनके, लेकिन उनको इस तरह की फैसिलिटीज उनकी दिल्ली पे दो ना। ये पॉजिटिव अप्रोच हमें सोचनी चाहिए, बीइंग अ इंडिविजुअल भी, और हमारे डिपार्टमेंट्स को भी इस पर बड़े अच्छा इकदाम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अरसलान फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला जी। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। और बात करते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। बल्दियाती एक्ट 2025 के हवाले से बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ लोग इस एक्ट से खुश भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं कहा यह जा रहा है ये ज़्यादा सामने आ रहे हैं। बल्दियाती इदारों का ना होना अवाम में एक तशवीश रख रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बेशुमार मसाइल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर सीवरेज के मसाइल हैं, कहीं पर पार्क्स वीरान है। ऐसे में आवाम चाहती है कि बल्दियाती इदारे बहाल हों, ताकि उनके जो गली मोहल्लों के मसाइल हैं जिन्हें हल कराने के लिए कभी कभी महीने लग जाते हैं, और कभी कभी ऐसी सूरत हाल होती है कि 1 साल तक का वक्त दरकार होता है, और वो मसला मिनटों में या दिनों में ख़त्म होने वाला होता है। तो बल्दियात अगर बहाल होगा तो सोशल इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व होंगे, और ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जिन पर बात करने के लिए नुमाइंदे मौजूद होंगे। बल्दियाती इंतखाबात कब हो रहे हैं, बल्दियाती एक्ट 2025 पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इस पर जी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है महबूबुल ज़मान भट्ट साहब ने। अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद हैं, सियासी लिहाज से बड़ी बसारत रखते हैं, तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप भट्ट साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुर्रहमान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बट साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बल्दियाती एक्ट 2025 के हवाले से। मैंने देखा है कि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि इसमें इख्तियारात को मिनिमाइज़ कर दिया है, कोई ये कहा जा रहा है कि इसमें जो पार्टी बेस्ड एक एलिमेंट है वो ज़्यादा शामिल किया जा रहा है। आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो हमारा ये मुतालबा है कि 2015 में इलेक्शन हुए थे बल्दियात के। अच्छा, इस दौरान में केपी में भी इलेक्शन हो चुके हैं, कई साल हो गए हैं। सिंध हुकूमत ने भी लूले लंगड़े जैसे इलेक्शन करवा दिए। बलूचिस्तान के तो इलेक्शन का टेन्योर भी ख़त्म हो गया, अब आगे उनकी बारी आ गई। लेकिन इस्लामाबाद और पंजाब, ये दोनों इलेक्शन ना करवाने की जो है वो ज़िद पर डटे हुए हैं, और 10 साल हो गए अभी तक इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। और तमाम के तमाम इख्तियारात जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने समेटे हुए हैं। जिस तरह सांप जो है वो दौलत पर नहीं जो है वो बैठ जाता, जबकि आइन के अंदर 3 दर्जे की हुकूमतें हैं, एक वफाक, एक सूबा और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट या मुकामी लोकल गवर्नमेंट। लेकिन जो इनके अपने मर्ज़ी की जो इख्तियारात होते हैं, वफाक से इन्होंने फ़ंड भी सूबों ने ज़्यादा लिए, 18वीं तरमीम करवा के उसमें जो है वो अपने इख्तियारात भी सारे समेट लिए, जबकि उन इख्तियारात का एक बड़ा हिस्सा नीचे डिस्ट्रिक्ट को और नीचे शहरों को मुंतकिल करना था, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया। बिल्कुल सही। तो ये है बड़ा बुनियादी मसला। एक के ये कि इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए ताकि अवाम को उनका इक़्तिदार उनके पास जो है वो शिफ्ट हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी अच्छा तरह से जी, दूसरा जो है उसमें जो आपने कहा कि एक्ट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो देखें एक्ट उन्होंने ऐसा तश्कील दी, पहले तो ये डिले करते रहे हैं इलेक्शन कमीशन को और ये सारा, तो अब आकर उन्होंने अगर बनाया है तो उसमें इतने लूप होल्स हैं या इतने एतराज़ात हैं या इतनी ख़राबियाँ हैं कि उनको हम गिनाने बैठेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें इसका गैर जमाती होना, उसमें इख्तियारात और इक़्तिदार का मुंतकिल ना किया जाना, उसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सतह का ख़त्म कर देना, तहसीलों में ले जाना, बड़े शहरों के इख्तियारात वापस ले लेना, मेट्रोपॉलिटन ख़त्म कर देना, ये भी फिर बराह रास्त जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब है उसको ख़त्म कर देना। तो ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे ये बुनियादी तौर पर एक्ट जो है वो एक समझ लें कि वफाक सूबाई हुकूमत को उन्होंने कोर्ट को धोखा देने के लिए तो एक चीज़ बना ली है, लेकिन अमलन इसमें कुछ नहीं है कि जिससे कोई
हकीकी तब्दीली आ सके। बिल्कुल इसी तरह से है, ऐसे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की जानिब से सामने आ रहे हैं। अब्दुर्रहमान, आप बल्दियाती एक्ट 2025 के हवाले से क्या देखते हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपको ओवरऑल अगर इस एक्ट के हवाले से आपने एनालिसिस किया होगा, आपको क्या तासुर मिल रहा है? देखिए महविश भट्ट साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर इख्तियारात अगर एक ही हाथ में रखने हैं तो फिर इलेक्शन की प्रैक्टिस करने का, करोड़ों अरबों रुपये लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है, फिर तो सारा कुछ बेकार जाएगा ना। देखिए सीएम पावरफुल है, नो डाउट, 18 अमेंडमेंट के बाद के सारे महकमे उनके पास है। अब वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बजाय, या मैं एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर सफाई का काम FWMC कर रही थी, अब सुथरा पंजाब प्रोग्राम बना दिया है, तो अब ये सारे इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को दिए जा रहे हैं। अब DC ऑफिस के पास पहले से बड़ा काम है, अपना है, रेवेन्यू का है, शहर में रजिस्ट्रियों का रोला पड़ा हुआ है, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही, तो DC साहब उससे बिल्कुल लाताल्लुक बने हुए हैं। दीगर जितने भी काम है, हेल्थ अथॉरिटी, एजुकेशन अथॉरिटी, शहर में जितनी भी डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सारे चेयरमैनशिप, इसी तरह से कमिश्नर के पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, दीगर सारे काम है, तो अब मज़ीद उनको ही एम्पावर किया जा रहा है और FWMC से मामलात लेकर डिप्टी कमिश्नर को वापस दिए जा रहे हैं कि अब सफाई के काम भी वो देखेंगे। एक जानब ये कुछ चल रहा है कि यहाँ पर DC बाख्तियार बनाए जा रहे हैं, दूसरी जानब जो लोकल बॉडीज़ एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया उसमें भी सारे इख्तियारात जो कमेटियां हैं वो बिलवास्ता तौर पे जो है वो डिप्टी कमिश्नर ही उधर पावरफुल होगा, CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पावरफुल होगा। तो ये एक बड़ा मसला, माजी भी हमने जो है वो ये 2015 का एक्ट चलते हुए देखा है, तो वहाँ पर भी जो CO था या कॉरपोरेशन, इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर, वो आली नाल थे। जो मेयर, जिसको फादर ऑफ सिटी भी कहते हैं, अब मैं लंदन के मेयर की मिसाल देता हूँ कि वहाँ पे जो मेट्रो ट्रेन है वो लंदन का मेयर चलाता है, उसका फैसला करता है रेंट कितना होगा। यहाँ पर ये सारा कुछ CM करते हैं और इस्लामाबाद में PM करते हैं। अब ये वो भी इख्तियारात जो लोकल बॉडीज़ की है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जितने भी मामलात है, तो ये बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी फेलियर की वजह ये है कि ये वो सारे इख्तियारात है जो व्हाट्सएप बात कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, ये मुशर्रफ की जानिब से दिए गए थे। ये क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस के इख्तियारात ही नहीं है। हम तनकीद करते हैं कि यहाँ पर जो है वो डिक्टेटरशिप आती रही है, लेकिन चाहे वो यूब खान की डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो ज़िया की हो या मुशर्रफ की हो, वहाँ पे कम से कम ग्रास रूट लेवल पर इख्तियारात लोकल बॉडीज़ के पास रहे हैं और वो बड़े भरपूर अंदाज में रहमान, अभी ये तासुर दिया जा रहा है कि हालांकि डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लेकिन यहाँ पर डिक्टेटरशिप वाला तासुर दिया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी ये है कि इसमें CM डायरेक्ट DC ऑफिस से रिपोर्ट लेती हैं और आली नाल, बाकी कोई भी नहीं है कि अब ये देख लें चलानों की सूरत हाल बनी हुई है, दीगर मामलात बने हुए हैं, तो वो सारी रिपोर्ट्स डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जा रही होती हैं। तो अगर आपने DC ऑफिस को ही बाख्तियार रखना है तो फिर तो पंजाब असम्बली का भी फ़ायदा कोई नहीं है, नेशनल असम्बली का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर MP MNS चीख के मर जाते हैं कि DC ऑफिस से ये काम नहीं होता, कमिश्नर ऑफिस से नहीं होता। तो लोकल बॉडीज़ का तो मसला ये है कि यहाँ पर इसमें इतनी ज़्यादा वहाम है कि जहाँ पर फैसलाबाद शहर में फ़र्ज़ करें कि अगर 1 मिलियन पे टाउन होगा तो शहरी आबादी 4 मिलियन पे 4 मेयर होंगे, तो कैसे वो मामला चलेगा कि आप उसको किस तरह से डिवाइड करेंगे कि एक MO पे होगा, किस तरह से होगा। तो ये सारा का सारा निज़ाम बनाया ही इस वजह से जा रहा है कि अदालत को, इलेक्शन कमीशन को मुतमिन किया जाए कि हमने बल्दियाती इलेक्शन करवा दिए, ना तो इसकी मदद से इख्तियारात नीचे तक जाएंगे और ना ही कोई डेवलपमेंट का काम होगा। बिल्कुल इसी तरह से है, और इख्तियारात जो है वो यही कहा जा रहा है, बल्दियाती जो है पुराने भी वो ये कह रहे हैं कि इख्तियारात जो है वो मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। बट सब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम एक्ट के हवाले से देखें, माजी में बड़े बल्दियाती एक्ट गुजर के गए हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे आइडियल एक्ट कौन सा था जिसे हमें दोबारा से अप्रोच करना चाहिए या उसकी तर्ज का नया एक्ट जो है वो बनाना चाहिए? दुनिया भर में जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को बाख्तियार किया गया है और मज़ीद किया जाता है। हम देखते हैं ये न्यूयॉर्क की मिसाल आ गई, ये लंदन की मिसाल अभी अब्दुर्रहमान साहब ने दी है, बाकी भी मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ दौर के जो 2 इलेक्शन थे 2001 और 2005 में, उनमें जो है वो वाक़तन निचली सतह पर इख्तियार भी मुंतकिल किया गया था और फंड्स भी मुंतकिल किए गए थे। हालांकि उस वक्त भी सूबाई हुकूमतें कायम थी, वफाकी हुकूमत भी कायम थी, बेशक मार्शल लॉ भी था, लेकिन निचली सतह पर लोग इन्वॉल्व होकर हमें अपने डोर स्टेप पर जो है वो मसाइल का हल मिल जाता था।
लेकिन अब जो है वो लोगों को छोटे से मसले के लिए भागना पड़ता है। एमपीए साहब जी गए हुए हैं या एमएनए साहब अपनी असम्बली के इजलास में गए हुए हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मौजूदा जो एक्ट है ये तो ज़ियाउल हक के दौर के जो इख्तियारात थे उनसे कंपैरिजन कर लें या इनके 2015 के इख्तियारात से उनसे सबसे बदतर है। यानी इससे बदतर कोई मेरा ख्याल है कि कोई हो ही नहीं सकता। इससे कमतर तो ये है कि लोगों को वैसे ही कहें कि जी आप आएँ और जाएं और जनाब इलेक्शन हो गए और आप मतलब ये एक ठट्ठा है, एक मजाक है मैं समझता हूँ जमहूरियत के साथ। और देखें ये जमहूरियत ये नहीं है कि जी मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाए तो जमहूरियत है और वज़ीर आला मुंतखब हो जाए तो जमहूरियत है। क्यों भाई, ये लोकल गवर्नमेंट आइन में नहीं लिखा हुआ। मैं समझता हूँ लोकल गवर्नमेंट अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है, उनको इख्तियार नहीं दिया जा रहा, तो ये जमहूरियत नहीं है। बेशक आप आइन के एक हिस्से पर अमल कर रहे हैं, दूसरे हिस्से पर अमल नहीं कर रहे, अपनी मर्जी पर कर रहे हैं और जो आपको वारा नहीं खाता उस पर जो है वो कर रहे हैं। तो ये मजाक है। और इसमें जो है देखें कि सबसे पहले तो इन्होंने ये जो 9 मेंबर्स को काउंसलर को मुंतखब करने का जो सिलसिला किया है उसमें इन्होंने या तो बिल्कुल ही गैर जमाती करवाएं ना, धोखा ना दें, गैर जमाती करवा दें। अब पहले वो 9 जो है वो मुंतखब होंगे अवाम के, अवाम ज़ाहिर है उनको ज़ाती तल्लुकात की बुनियाद पर या किसी वजह से करेंगे क्योंकि वो गैर जमाती होंगे। उसके बाद अब वो जमातों में जाएंगे। अब बेचारे कहाँ जमातों में जाएंगे, उन्होंने काम लेने हैं तो गवर्नमेंट जो है वो सारा अख्तियार तो ब्यूरोक्रेसी के पास है। बिल्कुल सही। तो लामाला वो हुकूमत को ज्वाइन करेंगे और ये हार्स ट्रेडिंग भी होगी या करप्शन भी होगी और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी वो जो है वो अफराद चुनेंगे। क्यों भाई, वो कम से कम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तो जो है वो बराह रास्त आवाम को मुंतखब होना चाहिए, तो वो भी नहीं होगा। और आवाम की फलाह बहबूद के लिए बल्दियाती इदारों का बहाल होना, इंतखाबात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर भी बात करेंगे जी, वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी बात कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। बल्दियाती इदारों का बहाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दिन ब दिन मसाइल जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। खा वो सीवरेज के मसाइल हो, पार्किंग का निज़ाम हो, बल्दियाती इदारे अगर बहाल होंगे तो हम देखेंगे कि सिस्टम एटलीस्ट एक डायरेक्शन की तरफ तो जा रहा है। अब्दुर्रहमान, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमने देखा कि एक्ट पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब ये ताख़ीर की वजूहात नहीं सामने आ रही। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से हम ये बातें तो सुनते हुए दिखाई दे रही है कि बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन हमेशा से इल्तवा का शिकार हैं। पहले कहा जा रहा था कि दिसंबर के लास्ट तक बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, जनवरी में। मुझे अभी लग रहा है कि कहीं दूर दूर तक उस तरह से इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। महफिज देखिए, बाकी तीनों सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब की पेंडिंग है। इसका मतलब है कि मसला विल का है, अदरवाइज़ तो जो अगर कोई मसले होते तो बाकी सूबों में भी होते ना। देखिए, सिर्फ नून लीग की हुकूमत पे ख़ास ये इल्ज़ाम लगता है। माजी में भी ये इलेक्शन बल्दियाती नहीं करवाते, चाहे इनकी माजी की हुकूमतें हों या अगर करवा भी दें तो बड़ा कमज़ोर इलेक्शन रखते हैं और डीसीज़ के ज़रिए उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे इन्होंने 2015 का किया है या अभी तमाम सेटअप डीसी के ज़रिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी भी देखें, एक्चुअली तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये भी इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन मसला हमारे यहाँ ये है कि इस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिविल सोसाइटी है, जुडिशरी है, इसके अलावा जो इंटेलिजेंसिया है या मीडिया है, वो सारे इस मामले को इग्नोर करते हैं। बल्कि हर वो मामला जो पब्लिक के हक़ में बेनिफिट होता है वो सारा कुछ इग्नोर होता है। आप देखें कि एक बेतुकी सी डिबेट चलती रहती है, नोटिफिकेशन आ गया नहीं आया, लेकिन अगर मसले हों किसानों के, गन्ने के, क्रशिंग के, चीनी के, आटे के, बल्दियात के, कोई भी मसला हो, वो उस तरह से जगह ना लाइमलाइट में ले पाता है, ना जुडिशरी डिस्कस करती है, ना सिविल सोसाइटी, ना पॉलिटिकल पार्टीज़, ना जो है वो पंजाब असम्बली, ना कौमी असम्बली, ना सेनेट। ये सारा कुछ जो लीड है, लीड कैप्चर्ड सिस्टम है कि वहाँ पे सिर्फ वही वाक़यात होने, वही चीज़ें होनी है। एक पार्टी आ जाएगी कि हमारे बानी को छोड़ो, दूसरी पार्टी आ जाएगी आपने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो पब्लिक मसाइल है आप देखें वो असम्बलियों से भी गायब होते हैं, वो हर डिबेट से गायब होते हैं। यही वजह है कि लोगों का ट्रस्ट सिस्टम पे ख़त्म हो रहा है, लोगों का ट्रस्ट स्टेट पे ख़त्म हो रहा है, लोगों का ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस पे ख़त्म हो रहा है। हर नौजवान की ख्वाहिश है कि ये मुल्क छोड़ना। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो बड़ी मजबूरी में बैठे हुए हैं कि वो छोड़ के नहीं जा सकते, वरना हर नौजवान छोड़ के जाना चाहता है, क्योंकि यही वजह है कि ना कोई चीज़ मेरिट पे हो रही है, ना कोई काम उनके हक़ में हो रहा है। अब ये जो लोकल बॉडीज़ हैं, इनसे ज़्यादा जो चेयरमैन बनेगा
9 बंदों से। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि गैर जमाती नहीं हो सकते, इसके बावजूद आपने गैर जमाती का एक्ट जो है वो डाल दिया सही। ताकि कोई अदालत में जाए, अदालत में टाइम ज़ाया और फिर 2-3 साल इनको मिल जाए। ये पहले ही नहीं करवाना चाहते ना। एक्चुअली बात तो ये है कि जैसे सिंध में जमाती हुए है तो क्या क्या हो गया कि पीके में जमाती हुए है, यहाँ पे जमाती होने में क्या मसला है? बिल्कुल इसी तरह से। ये सिवाय इसके कि इसमें आप कोई ना कोई जो है वो हर्डल से कोर्ट के ज़रिए आ जाएगी, फिर ये इलेक्शन लंबा होता जाएगा। देखिए नून लीग के लोगों की भी विल नहीं है जो असम्बली में है कि ये जल्दी हो जाए। इसी सही। तरह से जो पीटीआई के लोग हैं 18 से 22 के दरमियान किसी ने ये मुतालबा नहीं किया कि बलदियाती इलेक्शन करवाए जाएं। सबसे ज़्यादा मुखालफ पंजाब असम्बली होती है, नेशनल असम्बली, MP MNA कि उनको लगता है कि जो गटरों के ढक्कन हमने लगा के वाह समेटनी है वो चेयरमैन समेट लेंगे, या जो भी मसला बलदियात का है वो सारा का सारा चेयरमैन ना समेट ले। तो ये मसला है कि लेकिन जिसकी वजह अब्दुलरहमान से गटरों के ढक्कन भी तो नहीं लग रहे। हम देख रहे हैं कि सीवरेज के मसाइल भी वैसे ही हैं, पार्किंग भी शहर की वैसे ही है। बलदियाती इदारे होना बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए मैं बस जुर्माने तो हो रहे हैं ना कि बाइक पे निकल जाएं, जुर्माने हो रहे हैं, सफाई पे जुर्माने हो रहे हैं, सफाई डीसी को दी जा रही है, सब कुछ डीसी को उठा के दिया जा रहा है ताकि एक हाथ में ही सारा सिस्टम रहे और ऊपर से डीसी से रिपोर्ट ले ली जाए। दूसरी जानब लोगों को इतना ज़्यादा दबा दिया गया है कि वो महज अपने जुर्माने पूरे कर रहे हैं, बिजली के बिल पूरे कर रहे हैं, इसके अलावा जो है वो फ्यूल की जो है वो कंजप्शन पूरी कर रहे हैं। कोई भी बात आप समझ लें कि ये सारा कुछ अगर हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में हो रहा हो तो आप समझ लें कि वहाँ पर कितनी मूवमेंट्स चलें, किसानों की मूवमेंट्स, सिविल सोसाइटी की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कोई भी मुल्क देख ले। लेकिन यहाँ पे हमारे लोगों को दबा ही इतना दिया गया है कि अब वो कोई और बात सोचते ही नहीं है। महज उनकी गर्ज सिर्फ रह गई है कि उनको 2 वक्त की रोटी मिले। तो ये बल्दियात है, इलेक्शन है, ये अब समझ लें कि सारी एलीट की अयाशी रह गई है कि उसको किस तरह से पूरा करना है। बिल्कुल इसी तरह से। बट साहब आप क्या वजूहात देखते हैं ताख़ीर की, क्या रीज़न्स हैं, क्यों नहीं बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं? देखिए जी इसमें बड़ी अहम बात यह है कि आइन के तहत 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात, वफाकी हुकूमत तो बेचारी जो है वो अमलन कर्ज़ई अदा करने का एक मशीन रह गई है। अमलन जो तमाम इख्तियारात, फ़ंड्स और महकमे जो पब्लिक वेलफेयर के जितने भी मामलात हैं वो तो सूबों के पास हैं। तालीम उनके पास है, सेहत इनके पास है, रेवेन्यू इनके पास है, एग्रीकल्चर इनके पास है, खुराक और ये वो सारी चीज़ें इन्हीं के पास हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है कि वो इख्तियारात जो इन्होंने फ़ंड्स और इख्तियारात वो इन्होंने सूबों ने ले लिए, अब इनका ये फ़र्ज़ था कि उनको नीचे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो नीचे भेजते और डिस्ट्रिक्ट में वो खर्च होते डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदों के ज़रिए से। लेकिन ये जो है वो इक़्तिदार की हवस होती है, ये ज़ाहिर है कि ये तो बढ़ती रहती है, ये तो कम नहीं होती। तो इसलिए जो है वो अब ये इक़्तिदार की हवस है। एक तो ये कि जी ये फ़लाँ काम भी, गटर भी मेरी मर्ज़ी से बने, ये फ़लाँ चीज़ भी, सड़क भी मेरी मर्ज़ी से बने। MP MNA भी ये चाहते हैं कि हम भी जो है वो ये, उसमें एक उनका इंटरेस्ट ये होता है कि उनमें किकबैक्स भी हैं, उनमें उनके अंदर पैसा भी है, कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पैसा मिलेगा, उसमें परसेंटेज मिलेगी। तो ये धंधा है पूरा, और जिसमें पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी बदतरीन कारकर्दगी है ब्यूरोक्रेसी की पाकिस्तान में। ये अंग्रेज़ों का लगाया हुआ पौधा है और सेम उसी तरह जो है वो उनकी ट्रेनिंग और उनका सारा सिस्टम और सारा निज़ाम उसी तरह चला रहा है। ये इतना तकब्बर है इनके अंदर कि कोई आम आदमी तो इनसे हाथ नहीं मिला सकता। और इनसे किसी DC से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए हम जैसे लोगों को 2-2 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, फ़ारग ही नहीं है। अच्छा, कभी कभी उस पर भी रहम आता है कि उसके ऊपर जो है वो आपने 300 जिम्मेदारियां डाली हैं, तो वो फ़लाँ भी करना है जी, अब फ़लाँ मीटिंग है जी, ये फ़लाँ मीटिंग है, भाई पब्लिक के लिए क्या वक्त है। तो जब तक ये इख्तियारात नीचे लोगों को नहीं दिए जाएंगे तब तक जो है वो ये ब्यूरोक्रेसी को भी सही तरीके से चेक नहीं किया जा सकता, वरना इन्हीं पर लाते जाएंगे तो इनकी कारकर्दगी तो पहले ही वाज़ेह है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको डिले करने के ये टैक्टिक्स हैं, ये जो इस तरह की चीज़ें बना कर, ताकि जो है वो अमलन इस पर कोर्ट रोक देगा, फ़लाँ चीज़ हो जाएगी, फिर 6 महीने गुजर जाएंगे, जिस तरह इस्लामाबाद में गुजारे जा रहे हैं। तो बहरहाल ये गंदा खेल है। मैं समझता हूँ कि ये सूबाई हुकूमत का बहुत ही गलीज़ सोच और बहुत ही गंदा खेल है,
और मुस्लिम लीग नून को इस पर शर्म आनी चाहिए। टाइमली इंतखाबात होने चाहिए। अब्दुर्रहमान, अगर हम फैसलाबाद शहर के मसाइल के हवाले से देखें, वो बेशुमार मसाइल है जो दिन ब दिन इजाफा होता है, जो मेरी समझ में आते हैं या जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ मैं देखती हूँ सीवरेज के मसाइल बड़े ज़्यादा हैं, स्ट्रीट लाइट्स का इस शहर में इशू है, ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जो कि इस शहर के शहरी चाहते हैं कि हल हो। आप और कौन कौन से मसाइल इस शहर में देख रहे हैं? देखिए, जो निशानदेही आपने की है, जैसे स्ट्रीट लाइट, अब कॉरपोरेशन के पास 10-12 अरब रुपए का बजट है, पैच वर्क का मामला है, सड़कों की तमीर व मुरम्मत का मामला है, या ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब मिलेंगे आपको, या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स है, तो ये सारा कुछ कॉरपोरेशन के पास बजट भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि लोकल बॉडीज़ नहीं है तो अब ये कमिश्नर की मर्ज़ी है कि ये फ़ंड कैसे खर्च करते हैं। सेम ये देही इलाकों में डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि वो हेड हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, तो वो देखेंगे। तो ये सारा कुछ मामला है कि यहाँ पर फंड्स मौजूद हैं, मसाइल हल नहीं किए जा रहे। वासा के मसले जेन्युइन है, इसके लिए कभी पता चलता है कि इतना बजट आ गया, कभी इतना, लेकिन वो भी मसले, कोई भी एक बारिश हो तो पूरा वासा का सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। इसी तरह से दीगर जितने भी मसले हैं, जैसे पब्लिक को रोज़ाना, मतलब डॉग बाइटिंग का जो इशू इधर आता है या कुत्तों के काटने के वाक़यात, वो मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कॉरपोरेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, लाइव स्टॉक एक दूसरे पे डालते जाते हैं। ये इसी वजह से हम अक्सर कहते हैं कि अगर कोई मरबूत सेटअप चल रहा हो, कि जैसे कॉरपोरेशन मेयर के अंडर हो, तो उसको पता होता है कि उसका मसला है या नहीं है, क्योंकि उसने हल करना है, क्योंकि वो वोट लेगा। अब सीईओ कॉरपोरेशन है या डिप्टी कमिश्नर है या कमिश्नर है, इसने वोट नहीं लेने, इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे एक कमिश्नर थी, वो 8-10 महीने रही हैं, तो पूरे फैसलाबाद के मसाइल बढ़ गए, तो उनको प्रमोट करते हुए लाहौर कमिश्नर लगा दिया गया। मतलब आप देखिए कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के तो ये मामला था कि अब कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर हैं, फैसलाबाद में कुछ करते हैं या नहीं करते, लेकिन जब यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे तो किसी न किसी महकमे के सेक्रेटरी लगा दिए जाएंगे। तो ये तो मसला है कि इनको तो कोई परवाह नहीं है, ना इनको वोटों से गर्ज है। जिनको वोटों से गर्ज है उनको हम लेके नहीं आ रहे, वो सारे के सारे लोग बाहर बिठाए हुए हैं। अगर मेयर हो, डिप्टी मेयर्स हों, तो उनको डर होता है कि लोग उनके दरवाजे खटखटाएंगे, उनको पूछेंगे, 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो हुकूमत उनसे खुद भी खौफज़दा है, जवाबदेही से भी खौफज़दा है, और नहीं चाहती कि MP-MNs की मुकाबले में या DC के मुकाबले में मेयर आ जाए तो फिर CM को उनको डील करना पड़े। सही, बिल्कुल इसी तरह से एक तो रसाई ईजी होती है बल्दियाती नुमाइंदों तक, और आवाम में ये तमाद होता है कि जो मसाइल वो लेकर जा रहे हैं किसी नुमाइंदे के पास, वो फ़ौरन से हल होंगे। अगर नहीं हल होते तो एटलीस्ट जवाबदेही के लिए कोई बंदा तो मौजूद होगा जिससे सवाल किया जाए। बट सब बल्दियाती इदारे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इस हवाले से क्या नुकसानात देख रहे हैं आप? लेकिन जिसमें नुकसानात तो अभी अब्दुर्रहमान साहब ने भी गिनाए हैं कि बुनियादी तौर पर जो शख्स अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा उसको उस ज़मीन का दुख होगा, उसको आवाम की तकलीफ़ का एहसास होगा। जो उस ज़मीन पर मौजूद नहीं है उसको वहाँ के मसाइल का इदराक भी नहीं हो सकता, और वहाँ की जो तकलीफ़ है वो भी महसूस नहीं कर सकता। अब एक नाज़म या चेयरमैन है, काउंसलर है, जो एक गली से दूसरी गली से, अब एक तो यह है कि हर वक्त अवेलेबल है, बिल्कुल सही। अच्छा, हम जब चाहें उनका दरवाज़ा खटखटाएं, उनसे कहें, फट टेलीफोन करें कि जी आप हमारा जो है वो ये मसला हल कर दें। यूनियन काउंसिल का दफ्तर है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी। फिर अगर उससे बढ़कर कोई मामलात हैं तो हम जो है वो उनके ज़रिए से हम जो है वो कॉरपोरेशन में या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वहाँ पर आवाम की अप्रोच हो जाएगी। उसके नतीजे में ये सफाई के देखें ना, डेंगू कितना बढ़ गया है, बिल्कुल हर दूसरे बंदे को डेंगू हो रहा है। और ये मसला जो है ये ज़ाहिर सफाई और मच्छरों से ताल्लुक़ रखता है, तो सफाई के नतीजे में तो ये कम होना चाहिए था, ये बढ़ गया है। तो जब तक ये निचली सतह पर ये स्ट्रीट लाइट का मामला हो, पैच वर्क का मामला हो, सफाई, ये जो सीवरेज का मामला हो, जो लोगों का बेसिक जो है वो मामला है, गलियों में सफाई का मामला हो, और सैकड़ों किस्म के छोटे छोटे पार्किंग का मामला हो, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वो आवाम के दुख को महसूस करके बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ दूसरे बड़े मसाइल बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, हमारे सोशल इश्यूज़ दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बल्दियात बहाल हो जाता है तो ये मसाइल जो हैं ये भी मिनिमाइज़ किए जा सकते हैं। फर्दर भी बल्दियात के हवाले से बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं लोकल इलेक्शन के हवाले से बलदियाती इदारों का ना होना हमारी सोसाइटी के लिए कितना नुकसानदेह है, जिसमें हमने डिफरेंट इश्यूज़ देखे। एक तो हमारे सीवरेज के मसाइल थे, पार्किंग प्लाजास नहीं थे, स्ट्रीट लाइट्स के इशू थे, लेकिन दूसरी जाने मुझे लगता है कि एक बुनियादी और अहम मसला ये है कि हमारे सोशल इश्यूज़ भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं इन पर बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोग ये डिमांड करते हैं अगर बल्दियाती इदारे बहाल हो जाएं तो ये इश्यूज़ भी किसी हद तक टैकल किया जा सकता है। अब्दुर्रहमान, इस हवाले से आप इस इशू को किस तरह से देखते हैं? जैसे हमने देखा पिछले दिनों ये रिपोर्ट भी आपने देखी होंगी कि तलाक की रेशो बढ़ गई है, ठीक है, फिर लड़ाई झगड़े जो हैं ये रेशोज़ भी दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बल्दियात का ना होना इन तमाम तर चीज़ों की रीज़न है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, एक बोले दी जुगी में कोई यूसी सेक्रेटरी लगा है, वो पता नहीं कहाँ से आया है, वो गुलामाबाद से आया है, वो ममू कंजन से आया है, कहीं से आके लगा है। उसको सिर्फ इतना पता है कि उसने डाक साइन करनी है। उसके बाद ADLG है, वो पंजाब के किसी ज़िले से आया है, वो डाक साइन करके चला जाता है। कोई भी लड़की, कोई भी बंदा डिवोर्स फाइल करता है, उनका काम है उसको क्लियर कर देना। उसके मुकाबले में जो यूसी चेयरमैन होता था, उसकी कोशिश होती थी कि वहाँ पर उसकी यूनियन कौंसिल में कोई भी मामला बना है, कोई लड़की का लड़के का, तो वो उनकी सुलह करवाने की कोशिश करता था। 2-3 बार उनको बैठाता था या टाइम लेता था, तो 2-3 महीने में सुलह हो जाती थी। अब देखेंगे लोकल बॉडीज़ जब एक्टिव होती हैं तो ये काफ़ी हद तक काम कम हो जाता है, क्योंकि जब सालसी होती है तो काम जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह से जो जॉइंट फैमिली रहती थी वो भी कम होते जा रहे हैं। तो अब सिंगल रहते हैं तो वो किसी भी बात पे लड़ पड़ते हैं तो फिर डिवोर्स हो जाती है। तो ये डिवोर्स रेशो ख़तरनाक हद तक बढ़ने की वजह यही है कि फैमिली कोर्ट में कोई अपील होती है तो वो भी डिवोर्स फाइनल कर देते हैं, यूसी में भी होती है वो भी कर देते हैं। जिनका काम सालसी करवाना है वो वहाँ पे यूसी चेयरमैन ही करवा सकता है, क्योंकि वो दोनों फैमिलीज़ को आपस में जानता होता है, तो फिर वो अपना किरदार अदा करता है। तो ये वाक़ता नहीं सोशल इश्यूज़, फिर छोटी मोटी लड़ाइयाँ, बहुत सारी लड़ाइयाँ यूसी चेयरमैन या नायब नाज़म वो अपने तौर पे सुलह करवा देते थे। अब जो थाने जाता है तो थाने वालों को तो पैसे से गर्ज है, वो कोई भी जाके एप्लीकेशन देता है, उन्होंने अपने पैसे दोनों पार्टियों से लेने हैं, उनकी तो मौज हो गई। जुडिशरी को भी यही लगता है कि कोई भी उनके पास साइल आता है तो उन्होंने इंसाफ करना है, उसमें सुलह नहीं करवानी। तो ये यूसी चेयरमैन ही थे जो इस मामले में सुलह करवाते थे। बिल्कुल इसी तरह से। बट साहब, आप सोशल इश्यूज़ की बढ़ती हुई रीजंस क्या देख रही हैं? देखिए जी, इसमें बहुत सारी रीज़न ज़रा सोशल इशू की हैं, जिसमें एक तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती हैं। ठीक है। ट्रेंड्स चल जाते हैं अवाम में और लोग मजबूर होते हैं। जैसे ये शादी का आप समझ लें, शादी होती है तो किसी गरीब आदमी ने भी शादी करनी है तो बेचारे को 5-7 लाख रुपए तो कहीं से उधार पकड़ने ही होंगे, बिल्कुल, वरना खाने ही 15-15, 20-20 लाख में जो है वो चला जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो माशरे के अंदर जो सोशल रिफॉर्म्स हैं उन पे ऊपर भी ध्यान रखे, और लोग उस माशरती जो जबर है उसके अंदर बाज़ औक़ात फंस जाते हैं और कराहते रहते हैं, और कोई उनके पास उससे निकलने का हल नहीं महसूस होता, बनता। तो गवर्नमेंट अपने कानून साजी के ज़रिए से या कानून के नफाज के ज़रिए से लोगों को इस तरह की जकड़बंदियों से फ्री करे, आज़ाद करे। तो मैं एक समझता हूँ कि इसमें बहुत सारा काम होने वाला है। हमारी हुकूमतें ये ज़िम्मेदारी बिल्कुल महसूस नहीं करती, और अगर लोकल गवर्नमेंट हो, अगर चाहिए सूबाई गवर्नमेंट भी ये काम करे, वफाकी गवर्नमेंट भी ये काम करे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट भी इसमें एक बड़ा किरदार अदा कर सकती है, माशरे में लोगों को जोड़ने का, छोटे छोटे मामलात को हल करने का, और कानून साजी भी ज़ाहिर है कि उसके दायरा इख्तियार में है, यानी लोकल गवर्नमेंट के। तो इस तरह वो रिफॉर्म्स के ज़रिए से अपने जो लोगों के मसाइल हैं उनको माशरती तौर पर भी काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से, और माशरे की प्रोग्रेस के लिए हमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बर वक्त करने की ज़रूरत है। दूसरा एलिमेंट जो है अब्दुर्रहमान, मुझे लगता है कि एहतसाब का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे बल्दियात हो। तो बल्दियात अगर बहाल हो जाता है तो एहतसाब जिसके हवाले से हम बात करते हैं, चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पैरामीटर्स को किस तरह से मेक श्योर किया जाता है? देखिए जी, एहतसाब जो असम्बली के इलेक्शन होते हैं, किसी को MPA पसंद नहीं, MNA पसंद नहीं, तो वो चेंज कर लेता है। ऐसे ही लोकल बॉडीज़ का मैटर है कि अगर ये बाकायदगी से होते रहे तो लोग चेंज कर ले। अब 2015 के बाद 2026 में होंगे, तो 11 सालों में तो लोगों को ये भी भूल गया होगा कि वो पुराने चेयरमैन ने कुछ डिलीवर किया भी था या नहीं किया था, या नए लोग वोटर से ऐड हो गए होंगे तो उनको भी नहीं पता होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है।
तो ये जब कंटिन्यूटी रहती है सिस्टम में तो उसमें हिसाब का अमल जो डेमोक्रेसी है उसमें हिसाब का अमल तो नेचुरली चलता रहता है ना कि लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, जो उनके फेवरेट होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। आप देखें 8 फरवरी 2024 को पूरे फैसलाबाद से नून लीग हार गई थी। तो ये एक तरह से हिसाब होता है कि नून लीग की पॉलिसीज़ लोगों को पसंद नहीं आई। बिल्कुल सही। तो अब उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुए, पीटीए ने बाइकाट किया तो नून लीग 5 सीटों पे जीत गई है। तो काफ़ी हद तक जो है वो फैसलाबाद में उनकी पेनिट्रेशन वापस आई है। ताहम ये सियासत का जो एहतसाब है वो ऐसे ही होता है। बाकी आप देख लें कि जिन महकमों ने एहतसाब करना है वो सबसे ज़्यादा करप्ट होते हैं। जो हमारी टॉप की एजेंसीज़ हैं कि जिन्होंने हमारे इंटेरोगेट या इन्वेस्टिगेशन करनी है वो सबसे ज़्यादा करप्ट हुई पड़ी हैं। अभी जो लोग ऑफलोड होते हैं तो बाद में वही लोग पैसे दे के फिर चढ़ जाते हैं। या तो वो ना कि जो बंदा ऑफलोड हो गया है उसके बाद वो जा ही ना सके, वो अगली फ़्लाइट में फिर जा रहा होता है और कहीं ना कहीं मुकम्मका हो गया होता है। ऐसे ही थानों में जो केसेस हैं पता चलता है कि मुंशियात फ़रोश पकड़े गए हैं, वो महीने बाद फिर वो उधर ही एक्टिव होते हैं। अगर वो पकड़ लिया है उनको मुंशियात फ़रोशी करते हुए तो फिर वो केस मैच्योर नहीं हुआ। अगर मैच्योर हुआ है तो फिर वो छूट क्यों गया। अब देखिए कि एंटी करप्शन ने जितने भी लोगों को पकड़ा है, कितने लोगों को सज़ा हुई है, वो वापस अपनी जॉब्स पे चले जाते हैं। आप देखें कि नैब की जो रिकवरियां हैं वो ज़्यादातर उन कॉलोनी मालकान से तो हुई हैं जिन्होंने लोगों के पैसे दबाए, लेकिन जो उसमें इन्वॉल्व थे अफसर सारे के सारे, जैसे फैसलाबाद में एफटीए या दूसरे महकमे, उनसे कोई पूछता नहीं है। वो कितने को लोग हैं जिनसे कोई ना कोई जो है वो मुअत्तलियाँ हुई हों या जॉब से निकाला गया हो। तो ये बड़ा मसला है कि जो इंसाफ करने वाले इदारे हैं वो जब तक न्यूट्रल नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। इनसे पूछा जाना चाहिए इनकी कारकर्दगी कि आप जो भी केसेस बनाते हैं, जो तफ्तीशी इदारे हैं, फिर उसको मैच्योर क्यों नहीं करते, क्यों एंड तक नहीं लेके जाते। और अगर रास्ते में ही मुलज़म छूट जाते हैं तो फिर उनकी जो खबरें लगती हैं, बेइज्जती होती है, वो क्या होता है एक्चुअली महकमे पकड़ते हैं, उसके बाद खबरें लगती हैं, फिर उनके रेट बढ़ते हैं, फिर सुलह हो जाती है, फिर उसके बाद वही बंदा बाहर आके अपनी ड्यूटी दे रहा होता है और उसके बाद ज़्यादा पैसे पकड़ रहा होता है। तो ये तो हाँ हमारे यहाँ हिसाब है कि सारा कुछ टोटली प्लान्ड होता है हिसाब में, और उसमें फ़ायदा भी उन्हीं का होता है जो हिसाब कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। लेकिन चेक एंड बैलेंस रखना ये गवर्नमेंट की भी अवलिन तरजीह होना चाहिए। और बल्दियाती इदारे अगर बहाल हो जाते हैं तो इससे बेशुमार इश्यूज़ हैं या मसाइल हैं वो हल होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जब भी मुआशरे के हवाले से बात करते हैं तो मुआशरे में कहीं कोई एक एंटिटी भी अगर अपनी जगह पे मौजूद नहीं होती तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम देखते हैं कि पूरे मुआशरे में एक बिगाड़ रूनुमा होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये बल्दियाती इंतखाबात अगर होते हैं तो बेहतरी की तरफ दिखाई देगी। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं बल्दियाती एक्ट के हवाले से। बल्दियाती एक्ट पे जमात इस्लामी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हमने आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस किए। बट सब यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात तो आपने बता दिए, अपने ख़दशात तो आपने बता दिए, प्रॉब्लम्स क्या आपको इस एक्ट में नज़र आ रही हैं। अब जमात इस्लामी का जो अगला लाहे अमल है इस हवाले से क्या होगा? देखिए जी, हमने हमारा जो नवंबर में इज्तिमा आम हुआ था उसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफ़िज़ नेमुर रहमान साहब ने एक नारा, स्लोगन और एक मिशन उसका ऐलान किया था कि बदल दो पाकिस्तान। उसमें बुनियादी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के महकमे, पाकिस्तान का निज़ाम, इसकी ब्यूरोक्रेसी और ये सब अब अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। ये अंग्रेज़ों ने जो सिस्टम बनाया उसके मुताबिक अमल हो रहा है और उसमें जो खैर थी वो भी ख़त्म हो गई है, अब शारी इसमें रह गया है और मज़ीद इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। अवाम इनसे मायूस हो चुके हैं। तो इसलिए जब तक इस पूरे निज़ाम को तब्दील नहीं किया जाएगा और इसमें जो है वो बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स नहीं की जाएंगी, तब तक इस निज़ाम ऊपर से एक बड़ा खूबसूरत हुक्म चलता है, नीचे आते आते वो डिफ्यूज़ हो चुका होता है। तो इसलिए एक तो हमने ये नारा लगाया। उस सिलसिले में हमारा जो अब पहला इक़दाम है वो है कि हमारे आइन में बल्दियात का इख्तियार मौजूद है हुकूमत का, लेकिन उसको अमलन नाफज नहीं किया जा रहा। तो हमारा ये अब एक डिमांड हमारी है, हमने एक तहरीक शुरू की है, इख्तियार दो आवाम को, बदल दो निज़ाम को। सही। तो अब अवाम को इख्तियार देकर निज़ाम बदलने का ये जो मामला है, ये बल्दियाती इलेक्शन की डिमांड है हमारी कि इसको जल्द अज जल्द करवाया जाए, नंबर 1।
नंबर 2, इसमें जो लूप होल्स हैं, जो जैसे पहले हमने जिक्र किया कि ये गैर जमाती है, इसको जमाती किया जाए, इसमें इसको इख्तियारात दिए जाएँ, ब्यूरोक्रेसी की कैद से इसको आज़ाद किया जाए। इसी तरह जो है वो बड़े शहरों की आइडेंटिटी जो है उसको बेहतर बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कायम किया जाए बल्दियात की, और दीगर चीज़ें। उसके लिए हमने एक मंसूबा और एक तहरीक का आगाज़ किया है। उसमें पहले मरले पर तो हमने जो है वो आवाम तक राब्ते का सिलसिला और एजिटेशन का सिलसिला शुरू किया है, और पूरे पंजाब में फैसलाबाद में भी होगा 7 दिसंबर को 2 बजे हर जगह पर यही टाइम होगा। 7 दिसंबर को 2 बजे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चौक में हम इकट्ठे होंगे। वहाँ से हम एक मार्च की शक्ल में जो है वो घंटाघर चौक में जाएंगे, वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट करेंगे, और वहीं पर इख्तिताम पर हाफ़िज़ नेम रहमान साहब का ऑनलाइन खिताब होगा तमाम अज़ला में, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सब में होगा। इसके बाद 7 तारीख के बाद दूसरा हमारा होगा कि जितने भी लोग इसमें किसी न किसी तरह इन्वॉल्व रहे हैं पहले बल्दियात के अंदर, उसमें काउंसलर थे या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन तक अप्रोच करेंगे, आवाम तक रब्ता करेंगे, मुहिम चलाएँगे और एजुकेट करेंगे, और फिर एक बड़ी गैदरिंग और एक सेमिनार हम जो है वो मुख्तलिफ सेमिनार किए जाएंगे ताकि इसके जो है वो ख़राबियाँ लोगों को बताई जा सकें और आवाम को जो है वो एजुकेट किया जा सके। उसके बाद तीसरे मरहले पर इंशाअल्लाह ताला हम दस्तखत की मुहिम चलाएंगे। ठीक है। तो उसमें यह है कि हम बड़े पैमाने पर बैनर्स और फ्लेक्सेस पर अपने मुतालबात लिख कर आवाम को उसमें शामिल करेंगे, और आवाम अपने दस्तखत करके गोया कि इस पर अदम एतमाद का इजहार करेंगे और डिमांड करेंगे कि जी जल्द अज जल्द नए एक्ट के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। ये सिलसिला अवामी सतह पर जारी रहेगा, और फिर हम उसका एंड करेंगे उन तमाम जो बैनर्स और जो तमाम दस्तखत शुदा जो फ्लेक्सेस हैं उनको जोड़कर तकरीबन कोई 1 किलोमीटर लंबा जो है वो एक पूरा मुतालबात का एक चार्टर वो पेश करेंगे लोगों के सामने, मीडिया भी होगा और एक बड़ी गैदरिंग के साथ। ये भी एक प्रेशर का एक तरीक़ाकार होगा। और फिर अगर वहाँ तक भी बात ना बनी और हुकूमत जो है वो इस पर डटाई के साथ उसने जमी रही, तो फिर चौथे मरले पर इंशाल्लाह लाहौर का रुख करेंगे। सही, बट सब आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें जो है वो थोड़ी टाइम टेकिंग लगेंगी, क्योंकि बदल दो निज़ाम बड़ा खूबसूरत स्लोगन है और आप इस पर बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जब निज़ाम की तब्दीली के हवाले से बात होती है, बदलाव के हवाले से बात होती है, तो मुझे लगता है कि इसमें तो टाइम लगता है। जी बिल्कुल, ये देखें ना, हमने एक चीज़ को अभी लिया, इसके बेशुमार पहलू हैं, लेकिन हमने पहले मरले पर चूँकि बल्दियात का और अवामी हुकूमतों का, मकामी हुकूमतों का अवाम को इख्तियार देने का एक मामला है, ये भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने पहले उसको किया। ये एक लंबी जंग है, हम जानते हैं, ये सालों पर मुहित जंग है, ये जमा जमाया निज़ाम, इसको उखाड़ना और इसको दुरुस्त करना, ये और इसके लिए ज़ाहिर है कि जब तक हम पावर में नहीं आते, इसको पूरी तरह से हम तब्दील नहीं कर सकते। उससे पहले तो हम ज़ाहिर डिमांड्स कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें तब्दीली के लिए कोशिश कर सकते हैं, और वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ जुड़ जाएगी, और फिर उनकी ताकत के साथ हम फिर हुकूमत भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह, और फिर इस निज़ाम को जो है वो इसमें रिफॉर्म भी करेंगे और इसको तब्दील भी करेंगे। बिल्कुल सही। अभी आपने बताया कि आप लोगों ने एक पूरा लाहे अमल तैयार किया हुआ है बल्दियाती एक्ट के हवाले से, जो भी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने के हवाले से। तो इस हवाले से जो प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं आप लोग, जो माइंडसेट आप लेकर चल रहे हैं, हुकूमत इस चीज़ में आपको लगता है कि उन प्रेशर आएगा? यकीनन आएगा जी। जब मीडिया में ये बातें आएंगी, जब दलील के साथ बात आएगी, जब कोर्ट के हुक्म अदूली जो है वो एक्ट में की गई है, ये चीज़ सामने आएगी, तो हर चीज़ का एक वज़न होता है, और वो वज़न जो है वो कहीं ना कहीं महसूस किया जाता है। वो कम किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है, ये एक अलग बात है, लेकिन न भी किया जाए तो मेरा काम यह है कि मैं अपने हिस्से की शम्मा जलाऊँ और मैं उसके लिए जिद्दोजहद करूँ। तो इसलिए हमने हाफ़िज़ नेम रहमान साहब की क़यादत में तय किया कि हमने जिद्दोजहद करते चले जाना है। पाकिस्तान के अंदर आवाम के हकूक़ की, नौजवानों को जो है वो ख़वातीन के हकूक़ की, किसानों मज़दूरों के हकूक़ की, किसानों के लिए हमने कैंपेन चलाई, और गंदम के हवाले से आपके इल्म में है कि हमने मार्च भी किए और प्रोग्राम भी किए, और
गन्ने के लिए भी जो है इस पर भी बात कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो नौजवानों के लिए बनो काबल और ये सारी चीज़ें वो भी हमने की। तो गोया कि मुआशरे के जो इस तरह के तबकात हैं जो असल में मुआशरे का मेन हिस्सा हैं, जिसमें नौजवान हैं, ख़वातीन हैं। आपने इज्तिमा आम में देखा ख़वातीन का पूरा अलग सेशन, कभी किसी पार्टी ने इतनी ख़वातीन को जो है स्ट्रेंथन नहीं किया कि जो जितना जो है वो वहाँ पर महसूस हुआ, और वहाँ मीडिया ने भी उसका एतराफ़ किया। तो इंशाअल्लाह ताला ये निज़ाम की तब्दीली जो है ये हमारा मिशन है, और उसका नुक्ता आगाज़ ये बल्दियाती एक्ट की तब्दीली और बल्दियाती इंतखाबात का पंजाब में होना, ये उसका नुक्ता आगाज़ है। और इंशाअल्लाह इसकी तहरीक जो है वो 7 तारीख से इंशाअल्लाह 7 दिसंबर को जो है वो चौक ज़िला कौंसल में मेरी आवाम से भी अपील है कि वो उसमें शरीक हूँ, और फिर एक बड़ी तादाद जो है वो उसके नतीजे में हम हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब। बिल्कुल, बट सब जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग फैसलाबाद के मिसाल के हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे अहम जो इशू फैसलाबाद का है वो यहाँ पर पार्किंग की जो सूरत हाल है। हमने देखा है कि पार्किंग प्लाजा नहीं है 10 साल से, और इसके साथ साथ सीवरेज के मसाइल हैं, सोशल इशूज़ हैं। तो अगर ये तमाम तर चीज़ें एक राइट डायरेक्शन में मौजूद होंगी, पार्टीज़ जो हैं वो अपने राइट्स को समझेंगी, लोग तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि उनके लिए राइट डिसीजन क्या है, तो बहुत सारे मामला जो हैं वो इनिशियल लेवल पे हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया महबूब उस्मान भट्ट साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कोई भी मामला है, सिस्टम की बदलाव है या तब्दीली है, तो मुझे लगता है कि बड़ा टाइम टेकिंग होता है। इसमें हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और तमाम चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।